बैटल थ्रू द हेवन चैप्टर 81 टू 90 अध्याय 81 गर्भ। जियाओ यान का शरीर तनावग्रस्त हो गया क्योंकि वह धीरे धीरे कंकाल के किनारे के पास पहुंचा। उसकी परिधीय दृष्टि उसके हर कदम पर नजर रख रही थी। 3 कदम, 2 कदम। जैसे ही जियाओ यान कंकाल को पार करने से सिर्फ 1 कदम दूर था, कंकाल ने अचानक अपनी बांह की हड्डी को ऊपर उठा दिया, जिससे उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। जियाओ यान ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया, अपनी मुट्ठी उठाई और कंकाल की हरकत को ध्यान से देखा। उसकी नजर कंकाल और उसके पीछे जियाओ यिक्सियन के बीच घूमती रही। अगर कंकाल का लक्ष्य सिर्फ वह खुद होता तो ठीक रहता। जियाओ यान को डर था कि कंकाल भी जियाओ यिक्सियन को लक्ष्य समझ लेगा। उस स्थिति में जियाओ यिक्सियन को चोट लगने से बचाने के लिए जियाओ यान के लिए कंकाल को नुकसान पहुंचाए बिना उनका सुरक्षित प्रस्थान सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। किसी की कब्र में घुसना, उनकी विरासत को जब्त करना और संभावित रूप से उनके अवशेषों को नुकसान पहुंचाना। जियाओ यान अपने दिल की गहराई में ऐसा कुछ भी करने को स्वीकार नहीं कर सकता था। लेकिन अंत में मृतक अभी भी मृत हैं। जियाओ यान की धार्मिकता कठोर लग सकती है, लेकिन यह इतनी कठोर नहीं थी कि वह मृतक की गरिमा को बनाए रखने के लिए जीवित लोगों के जीवन की अवहेलना करे। जियाओ यान ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, धीरे धीरे अपनी मुट्ठी में 8 चरम सीमाओं की छिपी हुई शक्ति को इकट्ठा किया। अगर बात ऐसी हो जाए कि कोई और विकल्प न हो तो उसे माफी मांगनी पड़ेगी। जैसे ही जियाओ यान अपने फैसले पर अडिग था, उसके सामने मौजूद कंकाल ने एक और चाल चली। हालांकि हमले के कोई संकेत नहीं थे, इसके बजाय उसने अपने फटे कपड़ों में हाथ डाला और खोजना शुरू कर दिया। जैसे ही जियाओ यान उलझन में था, कंकाल ने अपने शरीर से 2 चीजें निकाली। 3 जुड़ी हुई चाबियों की एक स्ट्रिंग और एक स्क्रॉल। ये देखकर जियाओ यान दंग रह गया। ये गुप्त कक्ष में 3 खजाने की तिजोरियों की चाबियां थीं। और उस स्क्रॉल का क्या? जबकि जियाओ यान का दिमाग चकरा गया था, कंकाल ने ये 2 चीजें उसे सौंप दी। जियाओ यान को देर से होश आया। उसकी उंगली कुछ हद तक हैरान तरीके से खुद की ओर इशारा करते हुए कंकाल से सवाल कर रही थी, क्या ये मेरे लिए हैं? जियाओ यान के बोलने के बाद कंकाल ने थोड़ा सिर हिलाया। जियाओ यान थोड़ी देर के लिए अवाक रह गया, फिर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, झिझकते हुए चाबियों की स्ट्रिंग और कंकाल के हाथ की हड्डी पर स्क्रॉल को पकड़ा। पूरी प्रक्रिया के दौरान जियाओ यान अभी भी चिंतित था कि कंकाल अचानक उस पर हमला कर सकता है। हालांकि वास्तविकता ने साबित कर दिया कि वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। जब तक जियाओ यान के हाथ में दोनों चीजें नहीं आ गईं, कंकाल स्थिर रहा, जिससे जियाओ यान के सिर पर सवालिया निशान लग गए। आखिर यह क्या है? जियाओ यान, क्या ये हो सकता है कि कंकाल तुम्हें सब कुछ देने का इरादा रखता है? याओ चेन की आवाज जियाओ यान के दिमाग में गूंजी, जिससे वह और भी उलझन में पड़ गया। क्यों? इस बार याओ चेन भी चुप हो गई। उसने केवल कंकाल की हरकतों के आधार पर ऐसा निर्णय लिया, लेकिन कंकाल ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे के कारण के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। जैसे ही गुरु और शिष्य हैरान हुए, कंकाल ने फिर से अपने कपड़ों में हाथ डाला और कुछ निकाला। जियाओ यान और याओ चेन ने पहली नजर में ही उसे पहचान लिया। यह एक स्टोरेज रिंग थी। अगले ही पल कंकाल ने अपनी उंगली की हड्डी से स्टोरेज रिंग को हिलाया, जिससे गुफा में मौजूद सभी औषधीय पौधे और सिक्के इकट्ठा होने लगे, जिससे जियाओ यिक्सियन घबरा गया। मेरे औषधीय पौधे, मेरा पैसा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए जियाओ यिक्सियन ने तुरंत मुट्ठी भर सिक्के पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। कुछ ही सेकंड में गुप्त कक्ष में मौजूद हर वह चीज जिसे खजाना माना जा सकता था, कंकाल द्वारा स्टोरेज रिंग में इकट्ठा कर ली गई। फिर कंकाल ने एक बार फिर जियाओ यान की ओर हाथ बढ़ाया, जिसमें सुरक्षित रूप से रखी गई स्टोरेज रिंग उसकी हथेली में थी। इस दृश्य ने जियाओ यान को और भी हैरान कर दिया और उसने हैरानी से पूछा, क्या ये सब मेरे लिए हैं? NO12B in.C ओम। कंकाल चुप रहा, लेकिन उसने थोड़ा सिर हिलाया। सिर हिलाते हुए देखने के बाद जियाओ यान ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और स्टोरेज रिंग को उठाया और हैरानी से उसे घूरने लगा। इस बीच कंकाल घूम गया और पत्थर की कुर्सी पर वापस आकर बैठ गया। उस पल याओ चेन ने अचानक कुछ देखा और तुरंत जियाओ यान को सचेत किया। जियाओ यान, पत्थर की पट्टिका पर लिखावट बदल गई है। हाँ, जियाओ यान ने पत्थर की कुर्सी के बगल में पत्थर की पट्टिका को देखा और मूल शब्द धीरे धीरे गायब हो गए। उनकी जगह 2 पूरी तरह से अलग अलग पंक्तियां आ गईं। पाठ की 2 पंक्तियां देखकर जियाओ यान और याओ चेन दोनों समझ गए। याओ चेन भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं जियाओ यान को देखता हूँ, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारा सच्चा प्रणाम तुम्हें ऐसा अनुग्रह प्रदान करेगा। ये वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करता है। याओ चेन समझ गई कि कम से कम उन लोगों में से जिन्हें वह अब तक जानती थी, उनमें से कोई भी अपने गुप्त कक्ष में मरने वाले किसी असंबंधित व्यक्ति के शरीर को ईमानदारी से नमन नहीं करेगा। वे बस इस तरह के इशारे की आवश्यकता पर विश्वास नहीं करते थे। कंकाल ने वास्तव में अपने खजाने की रक्षा की थी, लेकिन बदले में उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की एक धुंधली उम्मीद भी थी जो गुप्त कक्ष में मरने वाले एकाकी व्यक्ति को ईमानदारी से सम्मान देगा। इस समय जियाओ यान आखिरकार अपने होश में आया और धीरे से हंसते हुए असहाय होकर बोला, सीनियर याओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की लाश को श्रद्धांजलि देकर मुझे कुछ हासिल होगा। ये पहली बार है। जियाओ यान ने अपने हाथ में मौजूद वस्तुओं को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। सच कहूं तो मैं अभी थोड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं। हालांकि जियाओ यान ने कभी नहीं सोचा था कि धार्मिक मार्ग पर चलने से उसे कोई लाभ मिलेगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत था। धार्मिक मार्ग पर चलने की वजह से उसने बहुत कुछ खो दिया था। हालांकि कंकाल द्वारा उसे दी गई वस्तुओं ने जियाओ यान को पहली बार वास्तव में महसूस कराया कि उसके धार्मिक मार्ग को दूसरों ने भी मान्यता दी है। हे केवल आप ही यह अवसर प्राप्त कर सकते हैं। याओ चेन ने हल्के से ठहाका लगाया। निस्संदेह कंकाल की ताकत सच्चे ताकतवरों की नजर में बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन वे सच्चे ताकतवर शायद गुप्त कक्ष में मौजूद खजानों की भी परवाह नहीं करेंगे। कम से कम जो लोग गुप्त कक्ष में खजाने को महत्व देते हैं, उनके लिए उस कंकाल से उत्पन्न खतरा बिल्कुल घातक था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जियाओ यान इस विधि के माध्यम से गुप्त कक्ष में सब कुछ इतनी आसानी से प्राप्त कर लेगा। नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। याओ चेन ने चुपचाप खुद को सही किया। ये सम्मान देने का एक सरल कार्य प्रतीत होता है। यह जियाओ यान के अपने विश्वासों के प्रति अडिग निष्ठा का परिणाम था, जो धर्म के मार्ग पर कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे आसानी से हासिल किया जा सके। अरे, इस समय जियाओ यिक्सियन क्रोध से भरा हुआ जियाओ यान को घूरते हुए चला आया। मैं ही तुम्हें यहाँ लाया था, तुम्हें पता है। निहितार्थ स्पष्ट था, जियाओ यान को यहाँ सब कुछ अपने लिए रखने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, भले ही वह उसे गुप्त कक्ष के मालिक द्वारा दिया गया हो। मुझे पता है टिल्ड जियाओ यान वास्तविकता में वापस आ गया और अपना हाथ लहराया। जियाओ यिक्सियन के सामने स्टोरेज रिंग से आई स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास निकाला।
फिर उसने स्टोरेज रिंग उसके पास फेंक दी। मैं सिर्फ यही एक लूंगा, बाकी तुम ले सकती हो। हाँ, जियाओ यिक्सियन ने जियाओ यान द्वारा फेंकी गई स्टोरेज रिंग को घबराहट में पकड़ लिया, उसे एकटक घूरते हुए। थोड़ी देर बाद उसने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम और नहीं ले रहे हो? जियाओ यिक्सियन हैरान और आश्चर्यचकित थी। उसने शुरू में सोचा था कि अगर वह खजाने का आधा हिस्सा ले सकती है तो ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ यान सिर्फ वह अनोखी जड़ी बूटी लेगा और बाकी उसे दे देगा। मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इस समय मुझे सिर्फ यही चाहिए। जियाओ यान ने शांति से जवाब दिया। आई स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास को वापस लिया और उसे वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। उसने आगे कहा, भले ही यह इस गुप्त कक्ष के मालिक की ओर से एक उपहार हो, मैं इस तरीके से बहुत ज्यादा अवैध रूप से अर्जित धन अर्जित नहीं करना चाहता। यह आसानी से मेरे मार्ग को बाधित कर सकता है। जैसे ही जियो यान ने बात की, उसने केवल अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए धार्मिक मार्ग का अनुसरण करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की। यदि वह धार्मिक मार्ग को व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के साधन के रूप में देखना शुरू कर देता है, तो धार्मिक मार्ग पर उसकी भविष्य की यात्रा और भी कठिन हो जाएगी। ये समय केवल एक असाधारण मामला था और जियो यान ने इसे गहराई से समझा। इसलिए केवल इस आई स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास की आवश्यकता थी। यदि स्वर्गीय ज्वाला को अवशोषित करने और ज्वाला मंत्र विकसित करने की आवश्यकता न होती, तो जियाओ यान ने ये जड़ी बूटी भी नहीं ली होती। स्वर्गीय ज्वाला को अवशोषित करना और ज्वाला मंत्र विकसित करना, साथ ही भविष्य में याओ चेन के लिए एक शरीर बनाना, ये सभी जियाओ यान के धार्मिक मार्ग के लिए आवश्यक कार्य थे। अध्याय 82, सच्चा कूड़ा। जियाओ यान की बातें सुनने के बाद जियाओ यिक्सियन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अचानक होश में आई। हालांकि शर्मिंदा होने के बजाय उसे झुंझलाहट का एहसास हुआ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरा अपमान नहीं कर रहे हो? ये कहकर कि तुम बहुत ज्यादा अवैध धन अर्जित नहीं करना चाहते, क्या तुम अप्रत्यक्ष रूप से मुझे लालची व्यक्ति नहीं कह रहे हो? जैसे ही जियाओ यिक्सियन गुस्सा होने वाली थी, उसने अचानक जियाओ यान की साफ काली आंखें देखीं और तुरंत शांत हो गई। वह ये निर्धारित कर सकती थी कि जियाओ यान का ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस तुलना में जियाओ यिक्सियन और भी ज्यादा अपर्याप्त महसूस कर रही थी। तो क्या हुआ अगर मैं लालची हूँ? तो क्या हुआ अगर मुझे अवैध धन अर्जित करना पसंद है? ये पसंद नहीं है, मुझे काटो। जियाओ यिक्सियन ने जार तोड़ दिया, क्योंकि वह वास्तव में यहाँ के पैसे का उपयोग वान याओ मंडप के नुकसान की भरपाई के लिए करना चाहती थी। सीधे शब्दों में कहें तो यह अपनी वित्तीय कठिनाइयों को हल करने के लिए दूसरों की उदारता का लाभ उठा रही थी। चूंकि वह इस तरह से सोचती थी और वास्तव में ऐसा ही करती थी, इसलिए जियाओ यिक्सियन इतना पाखंडी नहीं होगा कि वह चीजों को ले ले और फिर भी धर्मी के रूप में देखे जाने की मांग करे। अच्छी प्रतिष्ठा होने का क्या फायदा? क्या आप इसे खा सकते हैं? इसे पी सकते हैं? क्या ये किसी पैसे के लायक है? जियाओ यिक्सियन ने अपनी बाहें क्रॉस की, मुंह बनाया और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, जिससे जियाओ यान उलझन में पड़ गई। वह अचानक बिना किसी कारण के फिर से नाराज क्यों हो गई? इस लड़की की भावनाएं वास्तव में अप्रत्याशित हैं। ओह, और ये? जियाओ यान ने चाबियों की स्ट्रिंग और अपने हाथ में स्क्रॉल जियाओ यिक्सियन को फेंक दिया। ये आपके लिए भी हैं। उसके हाथ में स्क्रॉल और चाबियां देखकर जियाओ यिक्सियन, जो कुछ ही पल पहले गुस्से में थी, अचानक स्तब्ध रह गई। तुम सच में कुछ भी नहीं रख रही हो? जियाओ यिक्सियन को अच्छी तरह याद था कि कंकाल ने जियाओ यान को सबसे पहले चाबियों की माला और स्क्रॉल दिया था। हालांकि इससे पहले कि वह उन्हें मांग पाती, जियाओ यान ने उसे स्टोरेज रिंग से सब कुछ दे दिया, सिवाय उस अजीबोगरीब जड़ी बूटी के। जियाओ यिक्सियन अब और कैसे मांग सकती थी? वह बेशर्मी की हद तक नहीं पहुंची थी, हालांकि वह लालची थी। हालांकि वह जियाओ यान को यहाँ लेकर आई थी, चाहे वह स्टोरेज रिंग में मौजूद चीजें हों, चाबियों की माला हो या स्क्रॉल हो, वे सभी इस गुप्त कक्ष के मालिक द्वारा व्यक्तिगत रूप से जियाओ यान को दिए गए थे। सच कहूं तो भले ही जियाओ यान उन सभी को अपने पास रखना चाहता, लेकिन वह बहस नहीं करती। ज्यादा से ज्यादा वह कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक होने का लाभ उठा सकती थी। लेकिन अब जियाओ यान ने जियाओ यिक्सियन को सब कुछ दे दिया, सिवाय उस जड़ी बूटी के। जियाओ यिक्सियन खुद को चाबियां और स्क्रॉल मांगने के लिए कैसे ला सकती थी? आखिरकार अगर कंकाल ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से जियाओ यान को नहीं दिया होता, तो शायद वह उन्हें खुद नहीं पा पाती। हालांकि अब जियाओ यान ने उसे चाबियां और स्क्रॉल सहित सब कुछ बिना शर्त दे दिया था, जिससे जियाओ यिक्सियन निराश महसूस कर रही थी। ये व्यक्ति, क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? जियाओ यिक्सियन वास्तव में हैरान थी। जियाओ यान बौद्धिक कमियों वाला व्यक्ति नहीं लग रहा था, है ना? जब जियाओ यिक्सियन अंदर ही अंदर चिल्ला रही थी, जियाओ यान ने अपना हाथ हिलाया और गुप्त कक्ष से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। आप खजाने की पेटियां खुद खोल सकते हैं, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। जियाओ यान की बिना किसी अनिच्छा के विदा होती हुई आकृति को देखते हुए जियाओ यिक्सियन वहीं अचंभित खड़ी रही, उसका दिमाग अस्त व्यस्त था। क्या मैं सपना देख रही हूँ? क्या मैं अभी भी सो रही हूँ? दुनिया में ऐसा कोई कैसे हो सकता है? अगर याओ चेन को पता होता कि जियो यिक्सियन क्या सोच रहा है, तो वह निश्चित रूप से सहमति में सिर हिलाती। वास्तव में दुनिया में ऐसा कोई कैसे हो सकता है? लेकिन दुर्भाग्य से जियाओ यान बिल्कुल वैसा ही था। अगर जियाओ यान ना होता, तो उनके पास ऐसे किसी व्यक्ति की अवधारणा भी नहीं होती। आखिरकार अगर उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी के रूप में सुना भी होता, तो वे इसे एक निराधार कहानी से ज्यादा कुछ नहीं मानते। वे कभी विश्वास नहीं करते कि दुनिया में वाकई कोई ऐसा भी हो सकता है जो इतना ईमानदार हो। लानत है, लानत है, लानत है। गुप्त कक्ष में अकेली जियाओ यिक्सियन ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। चीजों के बीच तुलना उनके मूल्य को निर्धारित करती है, और यही बात लोगों पर भी लागू होती है। जियाओ यान जितनी ज्यादा ईमानदार थी, जियाओ यिक्सियन को उतना ही ज्यादा नीच और लालची महसूस होता था। ये कमीना, क्या वह जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है? जियाओ यिक्सियन अपने मन में चिल्लाई, अपना सिर पकड़ते हुए, अपराध बोध और यहाँ तक कि आत्मसंदेह से अभिभूत। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई क्यों मौजूद है, और मुझे उसका सामना क्यों करना पड़ा? अगर जियाओ यान ने वाकई जियाओ यिक्सियन को शर्मिंदा करने के लिए ऐसा किया होता, तो वह इसे साफ विवेक के साथ स्वीकार कर पाती। लेकिन जियाओ यिक्सियन को पूरा यकीन था कि जियाओ यान के ऐसे इरादे नहीं थे। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसके ऐसे इरादे नहीं थे कि जियाओ यिक्सियन इतना क्रोधित था। इसने अप्रत्यक्ष रूप से ये भी संकेत दिया कि हालांकि जियाओ यिक्सियन वान याओ झाई के साथ मामले के कारण थोड़ी लालची थी, फिर भी उसके अंदर शर्म की कुछ बुनियादी भावना थी, अन्यथा वह इतनी असहज महसूस नहीं करती। बिल्कुल नहीं। जियाओ यिक्सियन ने मुंह बनाया और अपना मन बना लिया। उसने चाबियां ली और 3 खजाने की पेटियों की ओर चल पड़ी। वह अपने सामने रखे खजाने को बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। ज्यादा से ज्यादा वह केवल उतना ही लेगी जितना वह इस्तेमाल कर सकती है और बाकी उस आदमी को दे देगी। यह उसकी बची हुई गरिमा को बनाए रखने का एक तरीका होगा।
फिर जियाओ यिक्सियन ने चाबियों का इस्तेमाल करके 3 खजाने की पेटियां खोली, जिसमें एक जहर मैनुअल, एक उड़ान मार्शल कौशल मैनुअल और एक रहस्यमय रैंक वाला मार्शल कौशल सामने आया। सौभाग्य से केवल एक ही था जिसका वह उपयोग कर सकती थी। जियाओ यिक्सियन ने राहत की सांस ली और जहर की पुस्तिका को देखा। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी और उसके होठों पर एक कड़वी आत्महीन मुस्कान दिखाई दी। क्या ये भाग्य है? ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी मुझे नहीं छोड़ना चाहता। अपना सिर हल्के से हिलाते हुए जियाओ यिक्सियन ने अपने दिमाग से भटके हुए विचारों को दूर किया और जहर की पुस्तिका को अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित किया। जहां तक 2 मार्शल कौशल पुस्तिकाओं की बात है, उसने उन्हें बाद में जियाओ यान को देने की योजना बनाई। वहां वह स्क्रॉल भी था जिसे जियाओ यान ने पहले चाबियों के साथ फेंका था। जियाओ यिक्सियन ने इसे खोला और इस पर नजर डाली। यह एक फटा हुआ नक्शा लग रहा था, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाए, इसलिए उसने इसे जियाओ यान को दे दिया। ये निर्णय लेने के बाद जियाओ यिक्सियन ने अब खाली गुप्त कक्ष का सर्वेक्षण किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा गया है, और फिर अपने हाथ में 3 स्क्रॉल के साथ बाहर की ओर चली गई। हालांकि जैसे ही वह प्रवेश द्वार के पास पहुंची, जियाओ यिक्सियन ने बाहर शोरगुल सुना, जिससे उसे बेचैनी महसूस हुई। उसने जल्दी से तीनों स्क्रॉल को अपने स्थानिक रिंग में डाल दिया और चुपचाप बाहर की आवाजों को सुनने लगी। जियाओ यान, मेरे प्यारे दोस्त, हम आखिरकार एक ही टीम में हैं। अच्छी चीजें ढूंढना और उन्हें अपने पास रखना सही नहीं है ना? मूली, वह यहाँ कैसे पहुंच गया? जियाओ यिक्सियन ने तुरंत आवाज पहचान ली और जल्दी से अनुमान लगा लिया कि क्या हो रहा था। उसने अपने शरीर की तलाशी ली और आखिरकार अपने बालों से एक तड़पता हुआ फीके लाल रंग का कीड़ा निकाला। पीपिंग गो, एक कीड़ा जो खासतौर पर ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लानत है, जियाओ यिक्सियन ने मन ही मन कोसा और जबरदस्ती कीड़ा को आधा फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने फिर से बाहर से म्यूली की आवाज सुनी। ओह, पीपिंग गो मर गया। मूली ने हंसते हुए कहा, चूंकि तुमने पहले ही इसे खोज लिया है, इसलिए छिपने की कोई जरूरत नहीं है, जियो यिक्सियन। जियो यिक्सियन ने ठंडी सांस ली और मूली को घूरते हुए दरवाजे के पीछे से बाहर निकल गया। मूली, तुम्हें वाकई कोई शर्म नहीं है? मुझ पर जासूसी करने के लिए एक पीपिंग गो का इस्तेमाल कर रहे हो? ऐसा मत कहो टिल्ड, मुझे बस तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। किसने सोचा होगा कि तुम गुप्त रूप से ऐसा खजाना खोज लोगे? मूली ने मुस्कुराते हुए जियो यिक्सियन की ओर देखा और कहा, तो मुझे लगता है कि तुमने पहले ही सब कुछ अंदर ले लिया है। क्या तुम कृपया ये सब मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हारे साथ पूरे किंगशान शहर पर कब्जा कर लूंगा। मैं सभी को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। मूली के शब्दों में अत्यधिक लालच और अहंकार को महसूस करते हुए, जो जियो यान की अत्यधिक ईमानदारी के बिल्कुल विपरीत थे, जियो यिक्सियन को घृणा की तीव्र भावना महसूस हुई। जियो यान और मूली की तुलना में ये घृणा और भी अधिक स्पष्ट हो गई। जियो यिक्सियन ने मूली को देखा और उपहास किया। अभी कुछ समय पहले मैं जियाओ यान की ईमानदारी के कारण खुद पर संदेह कर रहा था, सोच रहा था कि क्या मैं बहुत लालची हूँ। आपके लालच की तुलना में मैं वास्तव में एक संत हूँ। ये वास्तव में मुझे बेहतर महसूस कराता है। इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जियाओ यिक्सियन ने मूली को देखा, जिसकी आंखों में धीरे धीरे एक जानलेवा नजर दिखाई दी, और उसने निष्ठाहीनता से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की मस्ती से रहित मुस्कान थी। व्यंग्यात्मक रूप से कह रही थी, मैं एक महिला के रूप में आपकी तुलना में खुद को बहुत अपर्याप्त महसूस करती हूँ। आप असली निर्विवाद मैल हैं। अध्याय 83, आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। जियाओ यिक्सियन के खुलेआम मजाक की वजह से मूली का चेहरा बहुत ज्यादा काला पड़ गया, यहाँ तक कि पास में खड़ी जियाओ यान को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। जियाओ यिक्सियन के शब्द बहुत जहरीले थे, मानो वह बेरहमी से मूली की गरिमा को कुचल रही हो। अच्छा, मूली ने एक मजबूर मुस्कान के साथ गुस्से से सिर हिलाया। चूंकि तुम इसे इस तरह से कह रहे हो, इसलिए मैं अब और दिखावा नहीं करूंगी। पुरुषों, आओ। मूली ने अचानक अपना हाथ उठाया, अपने भाड़े के सैनिकों को आगे बढ़ने का संकेत दिया। No12 be in .c ओम। मूली, जियाओ यान ने अचानक कहा, जियाओ यिक्सियन के सामने कदम रखते हुए और धीरे से कहा, आखिरकार यह जियाओ यिक्सियन ही था जिसने सबसे पहले इस गुप्त कक्ष की खोज की थी। क्या इसे इस तरह से छीनना थोड़ा ज्यादा नहीं है? जैसे ही मूली ने जियो यिक्सियन को रोकते हुए देखा, उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। सुबह सुबह 2 सेकंड ग्रेड जादुई जानवरों को आसानी से मार डालने वाली जियो यान की छवि अभी भी मूली को परेशान कर रही थी। सच कहूं तो वह वास्तव में जियो यान के साथ किसी भी संघर्ष से बचना चाहता था। हालांकि इस गुफा के अंदर के खजाने अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थे। गुप्त कक्ष से निकलने वाली आभा ने ही मूली को आश्वस्त कर दिया कि इसकी सामग्री वुल्फहेड मर्सेनरी कंपनी को अन्य सभी भाड़े के समूहों के बीच प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त थी। मूली बस इसे जाने नहीं दे सकता था, लेकिन जियो यान के हाव भाव को देखते हुए वह एक बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति लग रहा था। अगर वह कुछ लेता भी है तो यह अत्यधिक नहीं होगा। अधिक से अधिक वह गुप्त कक्ष के अंदर के खजाने को जियो यिक्सियन के साथ समान रूप से साझा करेगा। सबसे खराब स्थिति में अगर जियो यान को वह नहीं चाहिए जो उसके पास है, तो मूली केवल वही लेगा जो जियो यिक्सियन के पास है। जियो यान, ये तुम्हें चिंतित नहीं करता। आप बस जा सकते हैं और मैं आपको नहीं रोकूंगा, मूली ने कहा, अपना मन बनाते हुए और जियो यान के प्रति अत्यंत मैत्रीपूर्ण लहजा अपनाते हुए, जबकि जियो यिक्सियन के साथ काफी अलग व्यवहार किया। स्वाभाविक रूप से जियाओ यिक्सियन ने मूली के रवैये में भारी अंतर को देखा और इसके पीछे का कारण समझा। उसने मूली को घूरते हुए कहा, मूली, तुम वाकई दयनीय लग रहे हो। अत्यधिक लालची होने के अलावा ऐसा लगता है कि काय होना भी तुम्हारे बेहतरीन गुणों में से एक है। थोड़ी देर तक उनकी बातचीत को देखने के बाद जियाओ यिक्सियन को एहसास हुआ कि जब जियाओ यान ने सुबह सुबह ये शब्द कहे थे तो उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। वह वास्तव में अपनी खुद की शक्ति को नहीं समझ पाया था। इस व्यक्ति के सोचने का तरीका एक औसत व्यक्ति के सोचने के तरीके से बिल्कुल अलग था। लेकिन जियाओ यान को इस बात का पता नहीं था, जबकि जियाओ यिक्सियन को इसकी स्पष्ट समझ थी। ये देखते हुए कि जियाओ यान ने पहले 2 दूसरे दर्जे के जादुई जानवरों को आसानी से मार गिराया था, मूली उसका विरोध तभी कर सकता था जब उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो। हालांकि यह एक तर्कसंगत व्यक्ति के लिए तार्किक प्रतिक्रिया होगी, लेकिन जब मूली के कुछ ही पल पहले उसके प्रति कृपालु रवैये के साथ इसे जोड़ा जाता है, तो जियाओ यिक्सियन को और भी अधिक घृणा होती है। भले ही जियाओ यान के साथ बिताया गया उसका समय मूली की तुलना में अपेक्षाकृत कम था, लेकिन जियाओ यिक्सियन बेहद आत्मविश्वासी थी। जियाओ यान निश्चित रूप से कमजोरों को डराने धमकाने और ताकतवरों के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं था। तुम इसे ज्यादा मत बढ़ाओ। मूली का गुस्सा और बढ़ गया, जिससे जियाओ यिक्सियन के मजाक भरे शब्दों को एक बार फिर सुनने पर उसका चेहरा और भी लाल हो गया। ये दृश्य देखकर जियाओ यान खुद को असहाय महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया।
हालांकि उसने पहले की अपनी संक्षिप्त बातचीत से कुछ समझ हासिल कर ली थी, लेकिन म्यूली का चरित्र वास्तव में बहुत ही घृणित लग रहा था। हालांकि जियाओ यिक्सियन की तीखी जुबान ने कोई दया नहीं दिखाई। जियाओ यिक्सियन ने गरिमा के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। ऐसे मुद्दे जो सिर्फ शब्दों के जरिए हल किए जा सकते थे, उन्हें सुलझाना असंभव हो गया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जबकि मूली ने अभी तक जियो यिक्सियन के मौखिक हमलों के कारण अपनी समझदारी नहीं खोई थी, जियोयान ने जल्दी से स्थिति को शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास किया। भाई मूली, शांत हो जाओ। चलो इसे शांतिपूर्वक हल करने का प्रयास करते हैं। ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा यदि यह शारीरिक टकराव में बदल जाता है। जियोयान ने उसे शांत करने का प्रयास किया, लेकिन मूली ने उसकी सराहना नहीं की। एक शांतिपूर्ण समाधान। मूली ने एक भान उठाई और जियोयान के पीछे जियो यिक्सियन को घूर कर देखा। क्या वह आपको एक शांतिपूर्ण समाधान चाहती है? ठीक है। मूली के शब्दों को सुनकर जियोयान ने अजीब तरह से अपना चेहरा खुजलाया और जारी रखा। मैं मानता हूं कि जियो यिक्सियन के पहले के शब्द वास्तव में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बैठ सकते हैं और उसके साथ उचित बातचीत कर सकते हैं। आखिरकार हम एक टीम हैं, और जब तक हम एक शांतिपूर्ण चर्चा कर सकते हैं, जियो यिक्सियन समझौता करने के लिए इतना अनिच्छुक नहीं होगा। इससे पहले कि जियोयान अपनी बात पूरी कर पाता, जियो यिक्सियन ने अचानक पीछे से हस्तक्षेप किया। अगर उसने बातचीत ठीक से शुरू की होती तो मैं उसके साथ साझा करने पर विचार कर सकता था। आखिरकार मैं उसकी मदद के बिना इस जगह को नहीं खोज पाता। जियो यिक्सियन ने दृढ़ता से उपहास किया। लेकिन अब यह सवाल ही नहीं उठता। एक कीड़े के साथ मुझ पर जासूसी करना काफी बुरा था, और अब वह सब कुछ लेना चाहता है। वह भ्रम में है। मैं उसे एक भी सोने का सिक्का नहीं दूंगा। जियो यिक्सियन के शब्दों ने गुफा में तनाव को भड़का दिया, जिससे तुरंत एक शत्रुतापूर्ण माहौल बन गया। आसन्न विस्फोट को महसूस करते हुए जियोयान ने अपनी भौं को कसकर सिकोड़ा और तेजी से ठंडे होते मूली को देखा। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से आइस स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास को निकाला और मूली को भेंट किया। भाई मूली, यह एकमात्र वस्तु है जो मुझे गुफा में मिली है। यह एक अत्यंत मूल्यवान औषधीय जड़ी बूटी है। मैं इसे आपको दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप जियो यिक्सियन के साथ बहस करना जारी नहीं रखेंगे। जियो यिक्सियन कुछ भी नहीं देना चाहती थी, और यह उसका विशेषाधिकार था। जियोयान उसे मजबूर नहीं करेगा। हालांकि मूली के पहले के शब्द कुछ हद तक दबंग थे, लेकिन उनमें कुछ सच्चाई भी थी। उनके प्रभाव के कारण जियो यिक्सियन गुफा तक पहुंचने में सक्षम थी, और अगर मूली ने उसे टीम में शामिल नहीं किया होता तो उसे आइस स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास नहीं मिल पाती। इसलिए भले ही उसने आइस स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास मूली को सौंप दिया हो, जियोयान को केवल थोड़ा पछतावा होगा, लेकिन दिल टूटना नहीं। उसे बस उम्मीद थी कि वे इसके बाद चले जाएंगे। हालांकि जियोयान के हाव भाव को देखकर याओ चेइन, जो रिंग के अंदर थी, ने महसूस किया कि उसका एक बार का शांत दिल कस गया था। बर्फीली आत्मा धधकती घास। ये बर्फीली आत्मा धधकती घास थी। कब्र के मालिक ने सीधे उसे दे दिया था, और उसने आखिरकार राहत की सांस ली थी। लेकिन अब वह इसे इन लोगों को बिना किसी कीमत के देने जा रहा था। क्या ये लड़का उसकी कुछ चिंताओं से नहीं बच सकता था? न केवल याओ चेइन, बल्कि जियाओयान के पीछे जियाओ यिक्सियन भी अचंभित था। अरे 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 अरे, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? क्या तुम वाकई बीमार हो? तुमने ये जड़ी बूटी गुप्त कक्ष से ली थी, और अब तुम इसे सिर्फ उस स्थिति को शांत करने के लिए दे रहे हो जिसे मैंने भड़काया है। हालांकि जियाओ यिक्सियन ने जियाओयान को वो मार्शल आर्ट स्क्रॉल देने का इरादा किया था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन जियाओयान को इस बात की जानकारी नहीं थी। अगर उसने वाकई म्यूली को बर्फीली आत्मा धधकती घास दे दी और उसने उसे वो मार्शल आर्ट स्क्रॉल देने की योजना नहीं बनाई, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा निर्णय कैसे ले सकता था? उसके पास उन्हें आसानी से हराने की शक्ति थी। वह शांतिपूर्ण वार्ता का विकल्प क्यों चुनेगा? आप एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपको इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है। इसलिए चाहे जियाओयान तैयार हो या न हो, जियाओ यिक्सियन की अंतरात्मा अब इसे सहन नहीं कर सकती थी। वह तुरंत आगे बढ़ी और जियाओयान की बांह को जोर से पकड़ लिया। नहीं, यह उसे नहीं दिया जा सकता। जियाओ यिक्सियन ने जबरदस्ती हाथ खींच लिया जिसमें आइस स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास था और मूली को घूरने लगी। उसने कहा, मूली, मैं तुम्हें गुप्त कक्ष से जो कुछ भी मिला है उसका आधा हिस्सा दूंगी। क्या तब तुम संतुष्ट होगे? जियाओ यिक्सियन की बातें सुनकर मूली के चेहरे पर उदासी छा गई। कोई सुधार के संकेत नहीं दिख रहे थे। एक पल के बाद मूली के होठों पर मुस्कान आ गई और वह धीरे धीरे बोलने लगा। जियाओ यिक्सियन, क्या तुम्हारी सुनने की क्षमता में कुछ गड़बड़ है? हाँ। जियाओ यिक्सियन दंग रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि मूली क्या कहना चाह रही थी। मूली ने उन दोनों को देखा और जोर से हंस पड़ी। मैंने बस इतना कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ सौंप दो, जिसमें जियाओयान के हाथ में मौजूद आइस स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास भी शामिल है, और इसमें तुम भी शामिल हो। अध्याय 84। सौभाग्य से वे एक बदमाश हैं। जियाओ यिक्सियन के दिमाग में सवालिया निशान भर गए क्योंकि उसने मूली को बड़ी आंखों से देखा, फिर मूली पर नजर डालने से पहले जियाओयान को देखने के लिए मुड़ी। मूली, क्या तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है? मूली के साहसी और निडर रूप को देखकर जियाओ यिक्सियन का दिमाग असमंजस की स्थिति में था। नहीं, क्या तुम सच में भूल गए हो कि जियाओयान ने आज सुबह क्या किया था? दूसरे दर्जे के जादुई जानवर। जियाओयान ने उनमें से 2 को आसानी से मार डाला। क्या तुम सच में सोचते हो कि भाड़े के सैनिकों का ये समूह, जो दूसरे दर्जे के जादुई जानवर को घेरने के लिए भी संघर्ष करता है, जियाओयान के लिए कोई खतरा पैदा कर सकता है? इस समय जियाओ यिक्सियन को गंभीर संदेह था कि क्या म्यूली ने सोते समय अपना सिर मारा था और पूरी तरह से भूल गया था कि सुबह पहले क्या हुआ था। उसके लिए ऐसा निर्णय लेना कोई समझदारी नहीं थी। अपनी पहली मुलाकात से ही जियाओ यिक्सियन ने वुल्फ हेड मर्सेनरी कंपनी के डिप्टी लीडर के बारे में कभी भी अनुकूल राय नहीं रखी, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक पूर्ण मूर्ख था, है ना? नहीं, कुछ तो ठीक नहीं था। 1 मिनट रुको। जियाओ यिक्सियन ने जल्दी से अपनी शुरुआती अटकलों को खारिज कर दिया। मूली को जरूर याद आया। उसे जरूर जियाओयान की ताकत याद आई, अन्यथा उसने उसे पहले निशाना नहीं बनाया होता और उसने जियाओयान को जाने से रोकने की कोशिश नहीं की होती। म्यूली को जियाओयान की ताकत की गहरी समझ थी, जिसने उसके भीतर एक गहरा डर पैदा कर दिया, जिससे वह जियाओयान का सामना करने से बच गया। उसने ये पूछने की भी हिम्मत नहीं की कि जियाओयान ने गुफा से क्या प्राप्त किया है। सुबह सुबह जियाओयान ने जो ताकत दिखाई थी, उससे वह उन सभी को आसानी से खत्म कर सकता था। लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों? जियाओ यिक्सियन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, चाहे वह कितना भी सोचती रही हो, वह स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। मूली अचानक अपना दिमाग क्यों खो बैठा? इस समय जियाओ यिक्सियन का सामान्य रूप से तेज दिमाग उलझन में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि मूली अचानक इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत क्यों कर रहा है।
इस बीच जियाओ यान के प्रति तिरस्कार की भावना महसूस करते हुए मूली के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। NO12 BIN.C जियाओ यान, ओ जियाओ यान, मैंने सोचा था कि तुम कम से कम एक ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बेशर्मी से धोखेबाज हो। जब जियाओ यान ने दावा किया कि उसके हाथ में औषधीय जड़ी बूटी ही वह एकमात्र चीज थी जिसे उसने गुप्त कक्ष से लिया था, तो वह बहुत ईमानदार लग रहा था। ये बिल्कुल भी झूठ जैसा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या ये सच हो सकता है? मूली अपने खुद के घृणित स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ था और जानता था कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अटूट धार्मिकता है। हालांकि मूली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इस हद तक इतना नेक हो सकता है। जियाओ यान और जियाओ यिक्सियन दोनों ने ही गुप्त कक्ष की खोज की थी, फिर भी जियाओ यान ने दावा किया कि उसने उसमें से केवल एक औषधीय जड़ी बूटी ली है। क्या ये संभव भी था? मूली ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि जियाओ यान झूठ बोल रहा था। लेकिन फिर सवाल उठा, जियाओ यान झूठ क्यों बोलेगा? इस विचार प्रणाली के बाद सुबह जियाओ यान द्वारा प्रदर्शित असाधारण शक्ति के साथ उत्तर स्पष्ट हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ यान द्वारा सुबह दिखाई गई शक्ति एक दिखावा से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसकी वास्तविक शक्ति एक साधारण डूजे युद्ध अभ्यासी द्वितीय स्तर से ज्यादा नहीं थी, और उसने केवल उन 2 क्रिम्सन आइस सर्पों को आसानी से मारने के लिए कुछ गुप्त दवा या तकनीक का उपयोग किया था। ये सब उनकी टीम में शामिल होने के बाद अपना प्रभुत्व स्थापित करने की एक चाल थी। मूली के ज्ञान के आधार पर इस तरह के तरीके शरीर पर भारी बोझ डालते हैं और एक ही दिन में बार बार इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जियो यिक्सियन को पहले से ही इस बात का पता होना चाहिए था, इसलिए उसने स्वेच्छा से जियो यान को जाने दिया। हालांकि जियो यान ने रुकने का फैसला किया क्योंकि उसे डर था कि जियो यिक्सियन, जो उसकी असली ताकत के बारे में जानता था, सच्चाई को उजागर कर देगा। तब वह परिणामों से बच नहीं पाएगा। इसलिए भले ही उसके अंदर अनिच्छा हो, उसके पास इस स्थिति में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद जियो यान सतह पर एक शांतिदूत के रूप में प्रकट हुआ, जियो यिक्सियन को वस्तुओं का एक हिस्सा देने के लिए राजी किया। लेकिन वास्तव में ये खुद को प्राप्त की गई चीजों को सौंपने से रोकने के लिए था। इसके बाद जियो यान ने स्वेच्छा से आइस स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास को सौंप दिया, ये झूठा दावा करते हुए कि यह गुप्त कक्ष से प्राप्त एकमात्र वस्तु थी। उसका इरादा अपने स्थानिक वलय में अन्य खजाने को बनाए रखते हुए अपने प्रस्थान को सुरक्षित करना था। यह उसकी रणनीति रही होगी। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? जैसे ही मूली ने पहेली को एक साथ जोड़ा, उत्साह की लहर ने उसे अभिभूत कर दिया। उसे बहुत ज्यादा श्रेष्ठता का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसकी बुद्धि बाकी सभी से ज्यादा है। सब कुछ मेरा है। उनके हाथों में मौजूद खजाने, जियाओ यिक्सियन के कब्जे में मौजूद खजाने, और यहाँ तक कि जियाओ यिक्सियन खुद भी। इन दौलत के साथ मेरी वुल्फ हेड मर्सेनरी कंपनी निस्संदेह किंगशान टाउन पर राज करेगी। इस शानदार भविष्य की कल्पना करते हुए मूली ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक सख्त आदेश जारी किया। हमला करो। जियाओ यिक्सियन को गंभीर नुकसान न पहुंचाने की कोशिश करो, लेकिन जियाओ यान के लिए उसे मार डालो। मूली का आदेश सुनकर भाड़े के सैनिकों ने मूली को देखते हुए, झिझकते हुए, हैरान नजरों का आदान प्रदान किया। वरिष्ठ कप्तान, जियाओ यान की ताकत। डरो मत। जियाओ यान द्वारा उन 2 द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवरों को मारने की उपलब्धि केवल इसलिए संभव थी क्योंकि उसने कुछ गुप्त दवा या तकनीक का इस्तेमाल किया था, और जो भी हो, एक ही दिन में कई बार इसका इस्तेमाल करना असंभव है। मूली ने पागलों की तरह हंसते हुए भाड़े के सैनिकों को आश्वस्त किया और समझाया, दूसरे शब्दों में, वह एक साधारण डूजे युद्ध अभ्यासी दूसरा स्तर है जिसे आसानी से कुचला जा सकता है। मूली के शब्दों को सुनकर भाड़े के सैनिक पहले तो अचंभित हुए, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर उत्साह और अहंकार छा गया, जिससे उनकी पिछली डरपोकता और भय दूर हो गया। आप सही हैं जूनियर कैप्टन, सही हैं। मैंने कहा, एक डूजे युद्ध अभ्यासी दूसरा स्तर 2 द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवरों को तुरंत कैसे मार सकता है? पता चला कि उसने ऐसी घिनौनी चीजों का इस्तेमाल किया था। जूनियर कैप्टन की प्रशंसा। उसने एक नजर में ही उस बच्चे की कमजोरी को पहचान लिया। जैसे जैसे भाड़े के सैनिकों का मनोबल बढ़ता गया, जियाओ यिक्सियन ने आखिरकार स्थिति को समझा और मूली की विचार प्रक्रिया को समझा। उसकी अभिव्यक्ति बेहद अजीब हो गई। अच्छा, मैं इसे कैसे बताऊं? पारंपरिक तर्क के अनुसार मूली के तर्क में कुछ समझ थी और उसका कुछ आधार भी था। हालांकि दुर्भाग्य से जियाओ यिक्सियन ने जियाओ यान की तरफ लापरवाही से देखा। उसके बगल में बैठा व्यक्ति एक असाधारण और पूरी तरह से विलक्षण व्यक्ति था। विलक्षण इस हद तक कि इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद भी उसे यह विश्वास करना मुश्किल था कि इस दुनिया में इतना ईमानदार व्यक्ति भी हो सकता है। इस बीच जैसे ही जियाओ यान ने मूली के शब्दों और भाड़े के सैनिकों की प्रतिक्रियाओं को सुना, उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से ठंडी हो गई। तो भले ही मैं वास्तव में आइटम देने का इरादा रखता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियाओ यान ने आइस स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास को अपने स्थानिक रिंग में वापस ले लिया। ये देखकर जियाओ यिक्सियन ने भी जियाओ यान की बांह पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और पीछे हट गई। मन ही मन खुश हुई कि उसे मूली के साथ खजाने को साझा नहीं करना पड़ा। साथ ही वह मूली और उसके सामने मौजूद भाड़े के सैनिकों के लिए गहरी सहानुभूति महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। आप सभी को उम्मीद है कि इस मिशन को करने के लिए आपने पहले ही अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया होगा। जियाओ यान के हाथ ने हल्के से भारी काले शासक को छुआ और उसकी आंखें बर्फीली हो गईं। जैसा कि अपेक्षित था, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ तर्क करना असंभव है। जियाओ यान के दिल की गहराई से एक बार फिर से काली ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसकी काली पुतलियां निर्दयता से उसके सामने वुल्फ हेड भाड़े के सैनिकों की कंपनी का तिरस्कार कर रही थी, जबकि वह उदासीनता से बोल रहा था। इस बात को अलग रखते हुए कि मैंने उस तथाकथित गुप्त दवा या तकनीक का इस्तेमाल किया या नहीं, मैं अपनी धार्मिकता के आधार पर गारंटी दे सकता हूं कि भले ही मैंने उनका इस्तेमाल किया हो, मेरी नीचता आपकी 1000वीं से भी कम है। जियाओ यान की आंखों में एक लाल रंग की रोशनी चमक उठी। इससे हड्डियों को कंपा देने वाली हत्या की भावना पैदा हुई, जिसने दिल को बर्फीला बना दिया। जियाओ यान के व्यवहार को देखकर याओ चेन वाली अंगूठी ने आइस स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास की सफलतापूर्वक सुरक्षा करने के लिए राहत की सांस ली। ओ टिल्ड टिल्ड टिल्ड, भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। याओ चेन ने खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस किया। भगवान का शुक्र है कि ये सभी लोग अपूरणीय गंदगी हैं। टिल्ड अध्याय 85, मृत्यु में कोई पछतावा नहीं। जब मूली ने जियाओ यान को देखा, जिसने भारी काले शासक पर अपना हाथ कसकर पकड़ रखा था, एक ठंडे और निडर भाव के साथ मूली के दिल में बेचैनी की एक स्पष्ट भावना घुस गई। हाँ, क्या ये हो सकता है कि मैं गलत था? मूली, जो अपने अनुमान में बेहद आश्वस्त था, अब संदेह की बढ़ती भावना महसूस कर रहा था। when अगर यह सच है कि मैं गलत था, अगर यह सच है कि जियाओ यान ने कोई गुप्त दवा नहीं ली या किसी गुप्त तकनीक का उपयोग नहीं किया,
क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जियाओ यान के पास वास्तव में एक दूसरे युद्ध मास्टर तीसरा स्तर से कहीं अधिक शक्ति है? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। मू ली ने अपने दिल में इस बेतुके विचार को बार बार नकार दिया। अगर उसने कोई गुप्त दवा नहीं लिया, कोई गुप्त तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, तो वह सिर्फ एक 3 स्टार डूजे बैटल प्रैक्टिशनर सेकंड लेवल है। वह 2 सेकंड ग्रेड जादुई जानवरों को तुरंत कैसे मार सकता है? ऐसा जरूर होगा क्योंकि उसने उनका इस्तेमाल किया होगा। उसने निश्चित रूप से उनका इस्तेमाल किया होगा। मूली का दिल उसकी पिछली अटकलों की पुष्टि करता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक दूसरे बैटल प्रैक्टिशनर सेकंड लेवल जिसने कोई गुप्त दवा या तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, वह सेकंड ग्रेड जादुई जानवरों को तुरंत मार सकता है। उसे पक्का विश्वास था कि दुनिया में ऐसी हास्यास्पद चीज नहीं हो सकती। इसलिए मूली का पक्का विश्वास था कि जियाओ यान ने उनका इस्तेमाल किया होगा। और वृद्धि प्रभाव इतना महत्वपूर्ण था कि वह एक दिन के भीतर दूसरी बार इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हालांकि अपने दिल में इस दृढ़ विश्वास के बावजूद मूली ने सहज रूप से पीछे हट गया, जिससे उत्साहित भाड़े के सैनिक जियाओ यान और जियाओ यिक्सियन की ओर भाग गए। उसे मार डालो, जियो यान को मार डालो, खजानों को जब्त करो। एक बार जब हम उन खजानों पर अपना हाथ रख लेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे। अपने ही उपनेता से जियो यान की भयानक ताकत के बारे में सच्चाई जानने के बाद भाड़े के सैनिकों के चेहरे दृढ़ संकल्प से भर गए। वे जियो यान की ओर दौड़े। हर कोई उसे सबसे पहले मारने के लिए उत्सुक था। जो आगे बढ़ेगा वह सबसे पहले जियो यान को मारेगा। जो सबसे पहले जियो यान को मारेगा उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलेगा। 5 सितारा डूजे युद्ध अभ्यासी द्वितीय स्तर की ताकत वाला भाड़े का सैनिक जो सबसे आगे था जियो यान को घूरता रहा। उसका चेहरा उत्साह से भर गया। जल्द ही मैं उपनेता के पक्ष में एक प्रमुख व्यक्ति बन जाऊंगा। छींटे हवा के झोंके के साथ एक धुंधली आकृति चमकी और गुफा में अचानक किसी चीज के टूटने की आवाज गूंजी। जियाओ यान की ओर बढ़ रहे भाड़े के सैनिक अचानक रुक गए और पीछे खड़ा मूली जियाओ यान के सामने दीवार पर फेंकी गई बिना सिर वाली लाश को देखकर बेहद डर गया। दीवार पर लाल और सफेद पदार्थ लगे हुए थे, जिससे एक भयानक दृश्य बन गया। जियाओ यान का भारी काला शासक भी उसी लाल और हल्के रंग से रंगा हुआ था। हालांकि अब शरीर बिना सिर का था, लेकिन सभी जानते थे ये वही भाड़े का सैनिक था जिसने आगे बढ़कर हमला किया था, जिसके पास 5 स्टार डूजे युद्ध अभ्यासी द्वितीय स्तर की ताकत थी। कुछ क्षण पहले वह पागलों की तरह हंस रहा था, कुछ क्षण पहले वह उत्साह से भर गया था, लेकिन अब उसका सिर पूरी तरह से धड़ से अलग हो चुका था। डर। वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों में एकाएक एक बहुत बड़ा डर उमड़ पड़ा। पहले जैसा उत्साह और बहादुरी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। उनकी जगह उनके दिलों पर एक तरह की पकड़ आ गई थी। वे जियाओ यान को घूर रहे थे, जिसने भारी काला रूलर पकड़ रखा था। लेकिन जब वे स्तब्ध थे तो जियाओ यान नहीं था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और भारी काला रूलर एक बार फिर घुमाया। धमाका। वही आवाज गूंजी और दूसरी क्रूर तस्वीर सामने की दीवार पर दिखाई दी। बस इतना फर्क था कि इस बार दीवार से चिपकी हुई बिना सिर की लाश एक 6 स्टार डूजे बैटल प्रैक्टिशनर दूसरा लेवल थी। एक पल में सभी चौंक कर जाग गए। एक राक्षस, यह आदमी, यह एक राक्षस है, भाग जाओ, किसी ने तीखी आवाज में चिल्लाया और ऐसा लगा कि यह सभी भाड़े के सैनिकों के लिए एक संकेत था। वे गुफा से भागने के लिए दौड़ पड़े। हर कोई दूसरों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? एक 3 स्टार डूजे बैटल प्रैक्टिशनर सेकंड लेवल ने अकेले ही एक 5 स्टार डूजे बैटल प्रैक्टिशनर सेकंड लेवल और एक 6 स्टार डूजे बैटल प्रैक्टिशनर सेकंड लेवल को एक ही बार में मार गिराया। क्या आपको पता है कि वे दोनों इस टीम में मूली के अलावा सबसे उच्च रैंक वाले व्यक्ति थे? क्या मजाक है मूली, हम आपकी चालों में फंस गए। भाड़े के सैनिकों को भागने के लिए अपने शरीर को मोड़ते हुए देखकर, उनके रवैये में आए भारी बदलाव को याद करते हुए जियाओ यान का चेहरा और भी गहरा हो गया। अगर उन दोनों की मौत से उन्हें डर नहीं लगता तो जियाओ यान अभी भी उनका सामना कर सकता था। कम से कम वे अंत तक अपनी दुष्टता जारी रख सकते थे। अगर ऐसा होता तो शायद उन्हें लगता कि उनके दुष्ट कार्य उचित हैं, कि उनके पास इस तरह के दुष्ट कार्य करने के लिए एक वास्तविक और ठोस कारण है, जैसे कि एक मरते हुए परिवार के सदस्य को इलाज के लिए एक महंगी दवा की आवश्यकता होती है। लेकिन अब जियाओ यान इन लोगों से पूरी तरह निराश था। उन्होंने ये रास्ता चुना था, लेकिन इसे अंत तक देखने का साहस नहीं था। उन्होंने अपने कार्यों के बीज बोए, लेकिन परिणामों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। ये लोग, वे मृत्यु में दया के लायक नहीं हैं। जियाओ यान की आकृति धुंधली हो गई क्योंकि वह भारी काले शासक को चलाने वाले और उसकी आंखों में बढ़ती हत्या की मंशा को दर्शाते हुए भागते हुए भाड़े के सैनिकों का पीछा कर रहा था। एक भी नहीं बख्शा जाएगा। जैसे जैसे दीवारों पर सिरहीन लाशें दिखाई देती रहीं और खून की गंध बढ़ती गई, जियाओ यिक्सियन के चेहरे पर अभिव्यक्ति जटिलता से भर गई। एक इंसान के रूप में खूनी दृश्य के प्रति एक सहज घृणा थी और उन भाड़े के सैनिकों के साथ हुई दुखद नियति पर संतुष्टि की भावना थी। जियाओ यान की क्रूरता के प्रति भय और विस्मय का मिश्रण भी था। एक दिन साथ बिताने के बाद जियाओ यान के मन में जियाओ यिक्सियन की एक खुरदरी छवि बन गई थी। उसकी आश्चर्यजनक ताकत, अत्यधिक शुद्ध हृदयता और एक ऐसा चरित्र जो इतना ईमानदार था कि यह क्रोधित कर सकता था। हालांकि जियाओ यिक्सियन ने कभी नहीं सोचा था कि जब जियाओ यान हिंसा का सहारा लेगा तो वह इतना निर्दयी और निर्दयी होगा। यह उसकी पहले की सहनशीलता के बिल्कुल विपरीत था और इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद भी उसे यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि यह वही व्यक्ति है जो ऐसे कृत्य कर रहा है। फिर भी जियाओ यिक्सियन ने जियाओ यान के प्रति कोई घृणा विकसित नहीं की, क्योंकि उसने कुछ ही क्षण पहले जो कुछ भी हुआ था वह सब देखा था। जियाओ यान ने वास्तव में संघर्ष को हल करने के लिए बल का उपयोग करने से बचने की कोशिश की थी और वह गुप्त कक्ष से प्राप्त एकमात्र चीज को भी देने को तैयार था। दुर्भाग्य से मूली की आत्मधार्मिकता, घृणित स्वभाव और लालच ने जियाओ यान के सभी प्रयासों को निरर्थक बना दिया। मूली के संबंध में जियाओ यिक्सियन के पास कहने के लिए केवल 4 शब्द थे। उसने खुद पर यह सब लाया। फिर उसने जियाओ यान की आकृति को देखा। उसकी आंखों में एक अलग भावना का संकेत दिखाई दिया। इतनी शक्ति रखने के बावजूद, शुरू से ही पूर्ण बल का सहारा लेने में सक्षम होने के बावजूद, जियाओ यान ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने उन लालची भाड़े के सैनिकों को तर्क से मनाने की पूरी कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि जियाओ यान के दिल में शक्ति केवल आत्मसंरक्षण का एक साधन थी और प्रभुत्व स्थापित करने का हथियार नहीं थी। जब जियाओ यान ने हिंसा का सहारा लिया तो इसका मतलब था कि उसका दूसरे पक्ष के साथ आगे कोई बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि इसकी तुलना में जियाओ यान ने गुप्त कक्ष में पहले जो कार्य किए थे उससे जियाओ यिक्सियन अधिक हैरान रह गई। उसने अपने जीवन में कभी भी बॉस याओ जैसे ईमानदार व्यक्ति का सामना नहीं किया था जिसने उसे गोद लिया था। अपनी अटूट ईमानदारी के कारण उसने बहुत कुछ खो दिया था जो उसका हक था, और जियाओ यिक्सियन अक्सर इसके कारण उससे भिड़ जाती थी।
वह बॉस याओ को नापसंद नहीं करती थी और उसे गोद लेने और अपनी बेटी की तरह व्यवहार करने के लिए उसका सम्मान भी करती थी। लेकिन वह बॉस याओ की तरह ईमानदार बनने की कोई इच्छा नहीं रखती थी। दयालुता जियाओ यिक्सियन के दिल में थी और यह एक अच्छा इंसान होने के लिए उसकी आधारशिला थी। हालांकि जब ईमानदारी की बात आई तो उसने इससे बचने का दृढ़ निश्चय किया। वह तथाकथित धार्मिकता के लिए वह सब खोने का इरादा नहीं रखती थी जो उसका हक था। उसकी राय में दयालुता से समझौता किए बिना अपने लिए सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करना स्वाभाविक है। हालांकि आज जियाओ यिक्सियन ने एक ऐसे युवक को देखा था जो लगभग उसकी ही उम्र का था लेकिन बॉस याओ से कई गुना ज्यादा ईमानदार था। अंदर ही अंदर जियाओ यिक्सियन का दृढ़ विश्वास था कि उन्हीं परिस्थितियों में केवल वही सहजता से और बिना किसी हिचकिचाहट के गुप्त कक्ष में सभी खजाने दे सकता था। यह अविश्वसनीय और मूर्खतापूर्ण ईमानदारी का कार्य था। फिर भी इस समय जियाओ यिक्सियन के दिल में यह बेतुका विचार उभरा था, अगर दुनिया में हर कोई उसके जैसा ईमानदार हो सकता है तो यह अद्भुत होगा। अध्याय 86 एक बेकार दिमाग। जैसे ही जियोयान अपने लक्ष्य का पीछा करता गया, गुफा धीरे धीरे शांत हो गई। जब जियोयान आखिरकार रुका तो गुफा में केवल जियोयान और जियो यिक्सियन ही बचे थे, या यूं कहें कि जो अभी भी जीवित थे। जियोयान ने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ा और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। उसकी आंखों में नाराजगी का एक संकेत था। वह भाग गया और जो बच गया वह कोई और नहीं बल्कि वुल्फहेड मर्सेनरी कंपनी का डिप्टी लीडर मूली था, जो जियोयान और जियो यिक्सियन पर भाड़े के सैनिकों के हमले के पीछे का मास्टरमाइंड था। लानत है बदमाश। जियोयान की आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी और मूली के बारे में उसकी राय चरम पर पहुंच गई। अगर उसने जितने भी भाड़े के सैनिकों को मारा था वे बच निकलते तो जियोयान को ज्यादा गुस्सा नहीं आता। लेकिन मूली अलग था। हालांकि ये भाड़े के सैनिक घृणित थे, लेकिन उन्होंने अंततः मूली के आदेश के तहत उस पर और जियो यिक्सियन पर हमला किया। वे स्पष्ट रूप से अपने उपनेता मूली पर बहुत भरोसा करते थे। हालांकि जिस पर वे भरोसा करते थे, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें छोड़ दिया और सबसे पहले भाग गया। अगर वे भाड़े के सैनिक डिस्पोजेबल थे तो वुल्फहेड मर्सेनरी कंपनी के उपनेता मूली वह व्यक्ति था जो किसी दया का हकदार नहीं था। मूली वह व्यक्ति था जो जियोयान के हाथों में कम से कम बच सकता था। टीएस्क। जियोयान ने अपनी जीभ चटकाए और भारी जुबान शासक को वापस अपने पीछे रख लिया। उसका मूली का पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। मूली, जो वर्षों से मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में घूम रहा था, निस्संदेह इस जगह से जियाओयान से ज्यादा परिचित था। उसके लिए जियाओयान के पीछा से पीछा छुड़ाना आसान होगा। हालांकि बिना किसी संदेह के मूली जियाओयान की हत्या सूची में शामिल हो गया था। नवंबर LBJNN। भाड़े के सैनिकों के नेता के रूप में उसे पहले अपने अधीनस्थों के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने खतरे के समय में बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें छोड़ दिया, भले ही उनका उस पर भरोसा था। इस कमीने को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं था। जियाओयान, क्या ये खत्म हो गया है? हाँ, ये खत्म हो गया है। इस समय जियाओ यिक्सियन की आवाज आई। जियाओयान एक पल के लिए रुका और फिर धीरे से जवाब दिया। जो काली आभा उभरी थी वह उसकी आंतरिक गहराई में वापस चली गई, जिससे याओ चेन, जो उसकी उंगली पर अंगूठी में रहता है, ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। हालांकि जियाओयान खुद काली आभा के अस्तित्व से अवगत नहीं था, लेकिन वह इसे नियंत्रित करने में अधिक कुशल होता जा रहा था। वह ये नहीं बता सकता था कि यह अच्छी बात है या बुरी बात। चलो सामान पैक करना शुरू करते हैं। हो, क्या पैक करना है? जियाओयान ने उदासीनता से कहा, जिससे जियाओ यिक्सियन कुछ पल के लिए भ्रमित हो गया। फिर जियाओ यिक्सियन की हैरान निगाहों के सामने जियाओयान ने गुफा की दीवारों पर बिखरे हुए सभी सिरहीन शवों को संग्रहित करने के लिए स्थानिक वलय का उपयोग किया और गुफा के किनारों पर लाल और सफेद तरल पदार्थों को साफ पानी से साफ किया। तुम क्या कर रहे हो? जियाओ यिक्सियन की भौहें जियाओयान की हरकतों को देखकर कांप उठी और जियाओयान ने जवाब दिया, यह उस वरिष्ठ का विश्राम स्थल है। इसे अशुद्धता से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। जियाओयान की व्याख्या सुनने के बाद जियाओ यिक्सियन पूरी तरह से अवाक रह गया। तुम वाकई हद पार कर रहे हो, है ना? क्या तुम ये सुझाव दे रहे हो कि कंकाल को दफनाने के लिए किसी की जरूरत हो सकती है? ये गुप्त कमरे में अकेले रहने से बेहतर है ना? जियाओयान जियाओ यिक्सियन के विचारों से अनजान था और अगर वह जानता भी तो उसे परवाह नहीं होती। गुफा की सफाई करने के बाद जियाओयान गुप्त कमरे के पास गया, एक तंत्र दबाया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसने आखिरी बार अपना सम्मान दिया, फिर मुड़ा और गुफा के बाहर की ओर चला गया, जियाओ यिक्सियन को नमस्कार करते हुए। चलो हम भी चलते हैं। ओह, जियाओ यिक्सियन अपने विचारों से बाहर निकली और जल्दी से पीछे चली गई। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उन्होंने तुरंत जमीन पर एक स्पष्ट रूप से कटी हुई रस्सी देखी, जिसका इस्तेमाल मूली ने भागने के लिए किया होगा। जियाओयान ने ऊंची चट्टान की ओर देखा, फिर अपना सिर जियाओ यिक्सियन को देखने के लिए घुमाया। मैं तुम्हें ऊपर चढ़ने में मदद करूंगा। हालांकि जियाओयान ने ऐसा कहा, जियाओ यिक्सियन अभी भी चांदनी में उसके चेहरे पर हल्की लाली देख सकता था। उसने असहाय होकर अपना हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे शुद्ध और मासूम रूप के साथ अगर तुम गलती से किसी चीज को छू लेते हो और चढ़ते समय तुम्हारा शरीर लंगड़ा हो जाता है तो हम दोनों चट्टान से गिर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ मौत में शामिल होने की योजना नहीं बना रहा हूँ। ओह, जियो यिक्सियन की बातें सुनकर जियोयान इनकार नहीं कर सका और अजीब तरह से अपना चेहरा खरोंचते हुए पूछा, फिर हमें क्या करना चाहिए? रुको, जियो यिक्सियन ने धीरे से कहा, फिर अपनी उंगली अपने मुंह पर रखी और एक सीटी बजाई जो घाटी में गूंज उठी। जैसे ही जियोयान सोच रहा था कि जियो यिक्सियन ने ऐसा क्यों किया, उसने अचानक दूर से एक छाया को देखा जो तेजी से आसमान से आ रही थी। कुछ ही सांसों में वह दोनों के सामने आ गई और स्थिर रूप से उतर गई। और जब जियाओयान ने छाया की असली पहचान देखी तो उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। एक प्रथम श्रेणी का जादुई जानवर, नीला चील। यह मेरी दोस्त है, जियाओ लेंटिल्डा। जियाओ यिक्सियन ने नीले चील के सिर को धीरे से सहलाते हुए समझाया, जिसने आज्ञाकारी रूप से उसे छूने की अनुमति दी। जियाओयान, जिसने ये दृश्य देखा, कुछ हद तक हैरान था। नीला चील एक भयंकर जादुई जानवर है। ये प्रभावशाली है कि आप इसे वश में कर सकते हैं। मैंने एक बार पहले इसकी जान बचाई थी और तब से यह स्वेच्छा से मेरी बात सुनता है, जियाओ यिक्सियन ने कहा। उसकी निगाहें कुछ उदास हो गई थीं। वे भाड़े के सैनिक जो पहले मुझ पर हमला करने वाले थे, मैंने उन्हें भी कई बार बचाया। जियाओयान ने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ा और जियाओ यिक्सियन के अगले शब्दों को चुपचाप सुना। जादुई जानवर कृतज्ञता के सिद्धांत को समझते हैं, फिर भी मनुष्य नहीं समझ सकते। ये वास्तव में दयनीय है। जियाओ यिक्सियन के चेहरे पर कड़वी मुस्कान देखकर जियाओयान एक पल के लिए चुप हो गई और फिर शांत स्वर में बोली, ये सिर्फ एक अलग मामला है।
सभी मनुष्यों के बारे में निराश होने की जरूरत नहीं है। जियाओ यान ने हंसते हुए जियाओ यिक्सियन की नजर से नजर मिलाई। मेरा मानना है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत से लोग हैं जो अपने द्वारा प्राप्त की गई दयालुता का बदला चुकाने के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार हैं। जियाओ यान के शब्दों को सुनने के बाद जियाओ यिक्सियन थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर वह मुस्कुराई। तुम सही हो, मैंने अपने पहले के शब्दों से उन लोगों को नाराज किया जो कृतज्ञता जानते हैं। जियाओ यिक्सियन समझ गई कि उसके पहले के शब्द सिर्फ सहज थे। वास्तव में वह अच्छी तरह जानती थी कि मनुष्यों में भी कृतघ्न व्यक्ति होते हैं, जैसे जादुई जानवरों में होते हैं, और इसके विपरीत। इस तरह से दोनों समूहों पर अपनी आत्मधारणा को लागू करना अनुचित था। इसके अलावा जियाओ यिक्सियन का मानना था कि उसके पहले जियाओ यान जैसा कोई व्यक्ति कभी भी ऐसा कृतघ्न कार्य नहीं करेगा। चलो चलते हैं, चलो ऊपर चलते हैं। जियाओ यिक्सियन ने अपना मूड ठीक किया और जियाओ यान को ब्लू ईगल की पीठ पर खींच लिया। ब्लू ईगल फिर ऊपर उठा और उन दोनों को धीरे धीरे हवा में ले गया। इस समय जियाओ यान ने जियाओ यिक्सियन को देखा और उनके नीचे ब्लू ईगल की ओर इशारा करते हुए उलझन में पूछा, जब तुम पहले नीचे आए थे तो तुमने इसे क्यों नहीं पुकारा? क्या ये रस्सी से ज्यादा सुविधाजनक नहीं है? हो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जियाओ यिक्सियन ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम सुझाव दे रहे हो कि मैं गुफा में प्रवेश करने से पहले ही म्यूली और दूसरों को आकर्षित करने के लिए सीटी बजाऊं? जियाओ यान चुप हो गया, उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक शर्मिंदा हो गई। उसकी अभिव्यक्ति को देखकर जियाओ यिक्सियन ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंसी। हालांकि उसकी उम्र के आसपास का ये युवक अविश्वसनीय रूप से ईमानदार था, लेकिन उसका दिमाग उतना सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा था जितना उसने सोचा था। अध्याय 87, मूर्ख व्यक्ति। चट्टान के किनारे पर जियाओ यिक्सियन ने जियाओ लैन को धीरे से सहलाया, जबकि जियाओ यान को देख रहा था, जिसने अपने हाथों को एक ईमानदार इशारे में एक साथ जोड़ रखा था। उसके सामने अस्थायी कब्रों की पंक्ति को अपना सम्मान दे रहा था। वह अवाक थी। कब्रों में भाड़े के सैनिकों के शव थे जिन्हें जियाओ यान ने गुफा में मार डाला था, और जियाओ यान ने खुद गड्ढे खोदे थे। आपने उन्हें मार डाला और फिर आपने खुद उन्हें दफना दिया, यहाँ तक कि कब्रों पर अपना सम्मान देने के लिए समय भी निकाला। अगर कोई बेहतर नहीं जानता तो वे सोचेंगे कि आप कोई दयालु राहगीर हैं, भले ही आपने उन्हें उनके सिर के साथ नहीं छोड़ा हो। जियाओ यिक्सियन ने आंतरिक रूप से स्थिति का उपहास किया, लेकिन किसी कारण से जब जियाओ यान की हरकतों की बात आई तो उसे यह अजीब तरह से सामान्य लगा। क्या मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है? जियाओ यिक्सियन ने अपने मंदिरों की मालिश की, सिरदर्द महसूस कर रही थी। ईमानदारी से कहूं तो वह शायद अपने जीवन में एक बार ही जियाओ यान जैसे अजीबोगरीब व्यक्ति से मिलेगी। श्रद्धांजलि के बाद जियाओ यान ने पलट कर देखा और जियाओ यिक्सियन ने उसे बाहों में भर लिया और असहायता से उसकी ओर देखा। वे पहले तुम्हें मारने की योजना बना रहे थे और फिर भी तुमने दयापूर्वक उनके लिए कब्र के पत्थर बनाए। उन्होंने अपने जीवन में जो गलतियां की, उन्हें मृत्यु में भी उनके साथ रहने की जरूरत नहीं है। जियाओ यान ने कब्रों की कतार पर नजर डाली और इस तरह से बोला कि जियाओ यिक्सियन पूरी तरह से अवाक रह गया। अच्छा, तुम धर्मी हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो तुम आगे कहाँ जा रहे हो? जियाओ यिक्सियन ने पूछा और जियाओ यान ने अपनी जेब से वह नक्शा निकाला जो बॉस याओ ने उसे दिया था। मुझे बॉस याओ द्वारा सौंपी गई औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने की जरूरत है। ऐसे मरीज हैं जिन्हें उनकी जरूरत है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। जियाओ यिक्सियन ने लापरवाही से अपना सिर हिलाया। जियाओ यान को जियाओ लैन में उसके साथ शामिल होने का संकेत दिया। उनकी हाल ही में हुई बातचीत के बाद जियाओ यिक्सियन को जियाओ यान की बातों पर पूरा विश्वास हो गया। उसने मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए बॉस याओ के सौदे को सच में स्वीकार कर लिया, और यह सिर्फ खुद को बचाने का बहाना नहीं था। जियाओ यिक्सियन को यकीन था कि अगर जियाओ यान जैसा कोई भी झूठ बोलेगा तो इस महाद्वीप पर ईमानदारी शब्द का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। क्या सिर्फ हम दोनों ही हैं? जियाओ यान ने जियाओ यिक्सियन की बातों पर अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ा। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं होगा जब सभी दूसरे दर्जे के जादुई जानवर चारों ओर हों? जियाओ यिक्सियन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और जियाओ यान को घूरा। ठीक है, इस लड़के का दिमाग वाकई ठीक से काम नहीं करता। उसे लगता है कि दूसरे दर्जे के जादुई जानवर उसके लिए मुसीबत बन जाएंगे। जियाओ यिक्सियन ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। उसने जियाओ यान को जियाओ लैन पर खींच लिया। NO12BIN.com। पहले चलते हैं। इसके साथ ही जियाओ लैन ने फिर से उड़ान भरी और जियाओ यिक्सियन ने मानचित्र पर आधारित औषधीय जड़ी बूटियों के स्थान की ओर उनकी उड़ान का आदेश दिया। कुछ मिनटों के बाद जियाओ यिक्सियन ने देखा कि वे करीब आ रहे थे। उसने जियाओ लैन के सिर को धीरे से थपथपाया, उसे उतरने का संकेत दिया। एक बार जब जियाओ लैन स्थिर रूप से उतरा तो जियाओ यिक्सियन ने आगे की ओर इशारा किया और जियाओ यान से कहा, यदि आप सीधे आगे बढ़ते हैं तो आप औषधीय जड़ी बूटियां देख पाएंगे। आसपास दूसरे दर्जे के जादुई जानवर हैं, इसलिए हमारे लिए वहां जाना सुविधाजनक नहीं है। जियाओ लैन और मैं यहां आपका इंतजार करेंगे। ऐसा नहीं था कि जियाओ यिक्सियन वास्तव में खतरे से डरता था। यदि जियाओ यान वास्तव में एक साधारण योद्धा होता जो दूसरे दर्जे के जादुई जानवरों को संभाल नहीं सकता था, तो जियाओ यिक्सियन औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करने में उसकी सहायता करने का कोई तरीका खोज लेता। भले ही वे जादुई जानवरों को हरा न सकें, फिर भी वे जड़ी बूटियां एक साथ प्राप्त कर सकते थे और फिर भाग सकते थे। हालांकि जियाओ यान की असली ताकत को जानते हुए जियाओ यिक्सियन अब इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था। उसके साथ वहां जाना सिर्फ चीजों को जटिल करेगा। ठीक है, जियाओ यिक्सियन की बातें सुनकर जियाओ यान ने हल्के से सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह जियाओ यिक्सियन से सहायता लेने पर जोर नहीं देगा। यह एक ऐसा सौदा है जिसे उसने खुद ही स्वीकार किया है और वह दूसरों को शामिल किए बिना इसे खुद ही पूरा करने की उम्मीद करता है। जियो यान का शरीर तनावग्रस्त हो गया क्योंकि वह सावधानी से जियो यिक्सियन द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़ा। जियो यान की आकृति को जंगल में गायब होते देख जियो यिक्सियन ने एक आह भरी और अपना सिर जियो लैन के सिर पर टिका दिया, असहाय होकर आगे की ओर देखने लगी। सच में दुनिया में ऐसा मूर्ख व्यक्ति कैसे हो सकता है? जियो यिक्सियन ने मन ही मन आह भरी। उसकी नजर में जियो यान हर पहलू में मूर्ख था। वह वास्तव में उत्सुक थी कि किस तरह का परिवार ऐसे व्यक्ति को पाल सकता है। यह 1000 साल नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम 100 साल में यह एक दुर्लभ घटना थी। अगर वह होता तो शायद उसे अपने शरीर की परवाह नहीं होती। शायद हम वास्तव में दोस्त बन सकते थे। जियो यिक्सियन ने अपना सिर नीचे कर लिया, अपने विचारों में खो गई। अचानक जंगल के सामने से कुछ भेड़ियों की चीखें आई, जिससे जियाओ यिक्सियन के विचारों में बाधा उत्पन्न हुई। वह उस दिशा में ध्यान से देखने लगी जहां जियाओ यान ने छोड़ा था। हालांकि वह गहराई से जानती थी कि जियाओ यान की ताकत के साथ दूसरे दर्जे के जादुई जानवर उसके लिए कोई खतरा नहीं थे, जियाओ यिक्सियन चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका।
वह इतना ईमानदार व्यक्ति था और उसे संदेह था कि वह फिर से उसके जैसा कोई व्यक्ति पा सकेगी। क्या होगा अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ? जियाओ यिक्सियन ने चिंता में भौहें सिकोड़ी। सामने से भेड़ियों की चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं, जिससे वह थोड़ी चिंतित महसूस करने लगी। पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। हालांकि जियाओ यिक्सियन कभी भी जियाओ यान जितना धर्मी नहीं बन पाएगा, इसका मतलब यह नहीं था कि वह स्वेच्छा से उसके साथ कुछ होने देगी। तुरंत जियाओ यिक्सियन ने अपना मन बना लिया और जियाओ लैन के सिर पर हल्के से थपथपाया। जियाओ लैन, चलो वहां चलते हैं। जियाओ यिक्सियन अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही जंगल के सामने से एक आवाज आई। जियाओ यिक्सियन ने अचानक अपनी नजरें उस दिशा में केंद्रित कर ली जहां से आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद जियाओ यान की जानी पहचानी आकृति धीरे धीरे जियाओ यिक्सियन की नजरों के सामने आई और जियाओ यिक्सियन ने राहत की गहरी सांस ली। वास्तव में उसकी चिंताएं अनावश्यक थीं। जियाओ यान की ताकत के साथ वह आसानी से दूसरे दर्जे के जादुई जानवरों को संभाल सकता था, तीसरे दर्जे के जानवरों की तो बात ही छोड़िए। क्या तुम्हें समझ में आया? जियाओ यिक्सियन ने जियाओ यान की ओर देखा और धीरे से पूछा। जियाओ यान ने सिर हिलाया, उसका चेहरा शांत हो गया। हाँ, मुझे समझ में आ गया। ये बहुत मुश्किल नहीं था। जियाओ यान ने लापरवाही से अपना चेहरा खुजलाया। लेकिन औषधीय जड़ी बूटियों के आसपास कोई दूसरे दर्जे का जादुई जानवर नहीं था, बस कुछ छोटे भेड़िए के बच्चे थे। यह उतना चुनौतीपूर्ण नहीं था जितना बॉस याओ ने बताया था। जियाओ यिक्सियन एक बार फिर अवाक रह गया। उसने अभी अभी भेड़िए की चीखें साफ सुनी थीं। निस्संदेह वे दूसरी श्रेणी के जादुई जानवरों, सोना खाने वाले भेड़ियों की चीखें थीं। इसके अलावा सोना खाने वाले भेड़िए सामाजिक प्राणी थे, जिनके प्रत्येक समूह में कम से कम 10 सदस्य होते थे। दूसरे शब्दों में, जियाओ यान कम से कम 10 दूसरी श्रेणी के जादुई जानवरों का सामना करने के बावजूद शांति से औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त करने में कामयाब रहा। घायल होने की बात तो दूर, उसके कपड़ों पर भी केवल कुछ सिलवटें थीं। आह! जियाओ यिक्सियन ने भारी आह भरी, अपना सिर जियाओ लैन के सिर पर टिका दिया। जियाओ यान को मिश्रित भावनाओं के साथ देखा। इससे जियाओ यान ने भ्रम में भौहें उठाईं। क्या हुआ? अचानक आह क्यों? कुछ नहीं, मेरी बात पर ध्यान मत दो। जियाओ यिक्सियन ने अपना हाथ हल्के से हिलाया, अपनी ठुड्डी को अपनी गोरी कलाई से सहारा दिया। वह शांत स्वर में बोली, बस पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कुछ व्यक्तियों की मूर्खता वास्तव में किसी की कल्पना से परे हो सकती है। कुछ व्यक्ति? क्या आप मूली और अन्य लोगों का जिक्र कर रहे हैं? जियाओ यान हैरान था। उसकी पहली प्रतिक्रिया मूली और उसके द्वारा दफनाए गए भाड़े के सैनिकों की थी। अगर वे ही होते तो ठीक रहता। जियाओ यिक्सियन ने कंधे उचका दिए। मैं उनसे भी ज्यादा मूर्ख व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। पागल कर देने वाली हद तक मूर्ख टिल्ड। जियाओ यिक्सियन ने यह कहा और जियाओ यान को देखते ही उसकी आंखों में एक बेहोश कोमल मुस्कान आ गई। वह व्यक्ति जो इतना मूर्ख था, उसे इस जीवन में कभी पता नहीं चलेगा कि वह किसकी बात कर रही थी। अध्याय 88, लेन देन का समापन। जियाओ लैन, धन्यवाद टिल्ड। किंगशान टाउन के पास जियाओ यिक्सियन ने जियाओ लैन के सिर को धीरे से सहलाया और धीरे से मुस्कुराया। चूंकि जियाओ लैन एक जादुई जानवर थी और जियाओ यिक्सियन जियाओ यान को किंगशान टाउन में प्रवेश नहीं दे सकती थी, इसलिए जियाओ यिक्सियन ने उसे और जियाओ यान को पास के स्थान पर ले जाने दिया। चलो चलते हैं टिल्ड, अगली बार मिलते हैं टिल्ड। जियाओ यिक्सियन ने अपना हाथ हिलाया और एक नर्म आवाज में विदाई दी। जियाओ लैन ने जोर से चीख मारी और आसमान में ऊंची उड़ान भरी। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ गई। विदा होते हुए नीले चील को देखकर जियाओ यान अपने दिल में विस्मय की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ये वास्तव में उल्लेखनीय था कि कैसे विभिन्न जातियों के प्राणी, जैसे कि मनुष्य और जादुई जानवर, सामंजस्यपूर्ण रूप से सहअस्तित्व में रह सकते हैं। इसके विपरीत मनुष्य अक्सर योजनाओं और धोखे में लगे रहते थे और एक दूसरे से उनके शब्द अक्सर अर्थहीन होते थे। वास्तव में ये शोचनीय था। चलो हम भी चलते हैं, जियाओ यिक्सियन ने धीरे से आवाज लगाई, किंगशान टाउन में आगे बढ़ते हुए। जियाओ यान इत्मीनान से पीछे पीछे चल रहा था। उस आदमी मूली को पहले ही लौट जाना चाहिए था। शहर की हरी ईंटों पर चलते हुए जियाओ यिक्सियन ने शांति से बात की। जियाओ यान की नजर तेज हो गई और उसकी आंखों में एक ठंडा इरादा उभर आया। जियाओ यान के विचारों का अनुमान लगाते हुए जियाओ यिक्सियन ने अपना सिर घुमाया और उसे धीरे से याद दिलाया, शांत हो जाओ। इस तथ्य के अलावा कि वुल्फ हेड मर्सेनरी कंपनी किंगशान टाउन में सबसे बड़ा भाड़े का समूह है, म्यूली के पिता म्यूशे एक 2-स्टार डूशिट बैटल मास्टर तीसरा स्तर भी हैं। आवेगपूर्ण तरीके से कार्य न करें। हालांकि जियाओ यान दूसरे दर्जे के जादुई जानवरों को तुरंत मार सकता था, जियाओ यिक्सियन को अभी भी विश्वास नहीं था कि वह म्यूशे सहित पूरी वुल्फ हेड मर्सेनरी कंपनी को संभाल सकता है। जियाओ यिक्सियन नहीं चाहता था कि जियाओ यान अपनी मौत के मुंह में जाए। आह, मैं समझ गया, जियाओ यान ने शांति से जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में हत्या का इरादा जरा भी कम नहीं हुआ। म्यूली जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसे मारना ही था, ये केवल समय की बात थी। बॉस याओ, मैं वापस आ गई हूँ। वान याओ पैविलियन के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर जियाओ यिक्सियन ने जोर से चिल्लाया। चूंकि रात हो चुकी थी और वह आसपास के निवासियों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आवाज ज्यादा नहीं उठाई। जियाओ यान चुपचाप उसके पास खड़ी रही। जैसे ही जियाओ यिक्सियन ने चिल्लाना समाप्त किया, मायरीड मेडिसिन हॉल का दरवाजा अचानक से खुल गया। धमाका! जियानेर, तुम आखिरकार वापस आ गए हो। बॉस याओ की अभिव्यक्ति एक पल के लिए जम गई। उसके चेहरे पर अभी भी चिंता और हाल ही में आई खुशी थी। उसने नीचे देखा और जियाओ यिक्सियन को जमीन पर बैठे हुए देखा, अपनी नाक को बंद आंखों से ढंक रही थी। जियाओ यान उसके बगल में उसी स्थिति में थी। स्पष्ट रूप से जब बॉस याओ ने दरवाजा खोला तो वह गलती से उनकी नाक से टकरा गया। अपनी लाल नाक को रगड़ते हुए जियाओ यिक्सियन धीरे से खड़ी हुई और असंतोष से शिकायत की। बॉस याओ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दरवाजा खोलते समय सावधान रहना। उसकी बात पूरी होने से पहले बॉस याओ अचानक आगे बढ़ा और उसे कसकर गले लगा लिया, जिससे जियाओ यिक्सियन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके गले लगने की गर्माहट और उसकी विशालता को महसूस करते हुए जो अभी कांप रही थी, बॉस याओ के उत्साहित दिल ने चुपचाप व्यक्त किया, जियानेर वेलकम होम। अपने कान के पास कांपती हुई फुसफुसाहट को सुनकर जियाओ यिक्सियन के हाव भाव धीरे धीरे नरम पड़ गए और उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। आटिल्डा, मैं वापस आ गई हूँ बॉस याओ। थोड़ी देर की भावुकता के बाद बॉस याओ का उत्साहित दिल धीरे धीरे शांत हो गया। उसने जियाओ यिक्सियन को छोड़ दिया और जियाओ यान को देखने के लिए मुड़ा, जिसकी नाक अभी भी थोड़ी लाल थी। तुम भी वापस आ गए हो जियाओ यान। खैर, जियाओ यान ने अपना चेहरा हल्के से खुजलाया और शांति से जवाब दिया, सटीक रूप से कहें तो ये सिर्फ संयोग नहीं है। जियाओ यान की बातें सुनकर बॉस याओ ने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ा, फिर दोनों को माइरेड मेडिसिन हॉल के अंदर ले गया। उनके बैठने के बाद जियाओ यिक्सियन ने दिन की घटनाओं को फिर से बताना शुरू किया।
धमाका। पूरी कहानी सुनने के बाद बॉस याओ ने अचानक अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी। उसका हमेशा की तरह सहज व्यवहार गायब हो गया, उसकी जगह उसके चेहरे पर गहरा गुस्सा छा गया। यह मू ली, वह वाकई घृणित है, बॉस याओ ने गुस्से में चिल्लाया। फिर वह जियाओ यान की ओर मुड़ा, अपना सिर नीचे किया और गंभीरता से बोला, जियाओ यान, मैं इस बार सच में आभारी हूँ। जियाओ यिक्सियन को 2 बार बचाने के महान उपकार के लिए मैं याओ शेंग आपका ऋणी हूँ। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है बॉस याओ, मैंने बस वही किया जो मैं कर सकता था। बॉस याओ को अपना आभार व्यक्त करने के लिए झुकते हुए देखकर जियो यान जल्दी से खड़ा हो गया और अपना हाथ हिलाया। फिर उसने बॉस याओ को अपनी स्टोरेज रिंग से औषधीय जड़ी बूटियां निकाली। बॉस याओ, ये वो औषधीय जड़ी बूटियां हैं जो मैंने नक्शे पर चिन्हित स्थानों से प्राप्त की हैं। कृपया एक नजर डालें और देखें कि क्या ये वही हैं जिनकी आपको जरूरत है। बॉस याओ ने जियो यान द्वारा निकाली गई औषधीय जड़ी बूटियों पर नजर डाली, फिर सिर हिलाया। हाँ, ये जड़ी बूटियां हैं। बॉस याओ जड़ी बूटियों को वापस अपने आंतरिक कमरे में ले गया और उन्हें नीचे रख दिया। जब वह फिर से बाहर आया तो उसने अपने हाथ में एक रक्त कमल का बीज पकड़ा और उसे जियो यान के सामने रख दिया। जियो यान, ये रक्त कमल का बीज है, आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है, जियो यान ने जवाब दिया और रक्त कमल के बीज को उठाने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, जियो यिक्सियन अचानक चौंक कर चिल्लाया, रक्त कमल बीज। जियाओ यिक्सियन ने जियाओ यान के सामने टेबल से रक्त कमल बीज को जल्दी से उठाया, अपनी खूबसूरत आंखों से उसे ध्यान से देखा। एक पल के बाद उसकी अभिव्यक्ति बेहद हैरान हो गई। वास्तव में ये रक्त कमल बीज था, पीला कमल बीज नहीं। एक चिकित्सक के रूप में जियाओ यिक्सियन अच्छी तरह से जानता था कि केवल एक शब्द के अंतर के बावजूद इन 2 वस्तुओं की कीमतों में कम से कम 1000 गुना अंतर था। बॉस याओ, यह। जियाओ यिक्सियन अचानक उठ खड़ी हुई, सहज रूप से बॉस याओ को व्यापार के लिए इतनी मूल्यवान वस्तु का उपयोग करने के लिए फटकार लगाना चाहती थी। हालांकि शब्द उसके होठों पर रुक गए और उसने उन्हें वापस रोक लिया। मैं क्या सोच रहा हूँ? चाहे रक्त कमल बीज कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, ये बॉस याओ और जियाओ यान के बीच का व्यापार था। तीसरे पक्ष के रूप में उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा जियाओ यान ने आज उसे 2 बार बचाया था और गुप्त कमरे में लगभग सभी खजाने उसे देने में भी संकोच किया था। उसे बोलने का क्या अधिकार था? उसके जीवन और गुप्त कमरे में मौजूद खजानों की तुलना में एकमात्र रक्त कमल का बीज वास्तव में बहुत सस्ता था। जियाओ यिक्सियन, ओ जियाओ यिक्सियन, तुम भौतिकवादी हो गई हो। जियाओ यिक्सियन ने अपने दिल में झुंझलाहट में खुद को डांटा और अपने कार्यों पर गहराई से विचार किया। फिर जियाओ यिक्सियन ने अपने हाथ में रक्त कमल का बीज जियाओ यान को सौंप दिया। मुझे माफ करें, यह मेरी गलती थी। ये लो, इसे ले लो। ओह ठीक है। जियाओ यान ने जियाओ यिक्सियन की उतार चढ़ाव भरी भावनाओं को देखते हुए कुछ हद तक चकित होकर रक्त कमल का बीज लिया। वह सोच में पड़ गया कि क्या उसकी मानसिक स्थिति में कुछ गड़बड़ है। ओह ठीक है। अचानक जियाओ यिक्सियन को कुछ याद आया और उसने अपनी स्टोरेज रिंग से 2 तकनीक और स्क्रॉल निकाला। उसने उन्हें जियाओ यान के सामने रख दिया, जिससे वह एक पल के लिए रुक गया। ये क्या है? मुझे इन तीनों की जरूरत नहीं है, इन्हें ले लो, जियाओ यिक्सियन ने कहा। और ये देखते हुए कि जियाओ यान कुछ कहने ही वाला था, उसने सख्ती से कहा, अगर तुम उन्हें नहीं चाहते तो मैं उन्हें यहीं जला दूंगी। NO12 ओम। ओह, जियाओ यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर थोड़ी देर बाद धीरे से बोला, जियाओ यिक्सियन, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 89, महत्वपूर्ण स्थान पर प्रहार। किंगशान टाउन में वुल्फ हेड मर्सेनरी कंपनी के मुख्यालय में चेहरे पर जख्मों के निशान और आंखों में भयंकर भाव वाला एक आदमी बाघ की खाल की कुर्सी पर बैठा था। वह लगातार कुर्सी के आर्मरेस्ट पर अपनी उंगलियां थपथपा रहा था, कांपते हुए मूली को देख रहा था, जो नीचे घुटनों के बल बैठा था। नोव एल बी JNN। यह आदमी मूशे था, वुल्फ हेड मर्सेनरी कंपनी का नेता और मूली का पिता। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे साथ आए सभी 10 टीम के सदस्यों को जियाओ यान नामक उस आदमी ने मार डाला, जो एक 3 स्टार डूजे बैटल प्रैक्टिशनर दूसरा स्तर था? मूली की बात सुनने के बाद मूशे की निगाहें और भी ठंडी हो गईं और अपने बेटे को घूरते हुए उसकी आंखों में लाली की एक झलक दिखाई दी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हास्यास्पद कहानी पर विश्वास करूंगा? पिताजी, मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। म्यूशे के नाखुश शब्दों को सुनकर, जिसमें हत्या के इरादे का संकेत था, म्यूली तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, अपने सिर को फर्श पर मजबूती से दबाया और जियाओ यान की हरकतों को याद किया। जब मैंने आज पहले जियाओ यान का सामना किया तो उसने तुरंत 2 द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवरों स्कारलेट आई स्नैक को मार डाला, और उस गुफा में उसने हर चाल में हमारी टीम के एक सदस्य को मार डाला। ये केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देने के द्वारा ही संभव हुआ कि मैं अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। जब म्यूली ने अपने अनुभवों को याद किया तो म्यूशे ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं। एक 3 स्टार डूजे बैटल प्रैक्टिशनर सेकंड लेवल, जो तुरंत 2 द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवरों को मार सकता था और अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली विरोधियों को बार बार हरा सकता था। ये अपमानजनक दावे कुछ ऐसे थे जिन पर म्यूशे ने पहले कभी विश्वास नहीं किया होगा, क्योंकि यह बेतुका था। हालांकि म्यूशे को यह भी विश्वास नहीं था कि वुल्फ हेड मर्सेनरी कंपनी में कोई भी उसे धोखा देने की हिम्मत करेगा, खासकर उसका अपना बेटा। अगर मूली ने अपनी टीम के सदस्यों के खोने के बारे में झूठ भी गढ़ा होता तो भी वह ऐसा अपमानजनक कारण नहीं बताता। इसलिए केवल एक ही स्पष्टीकरण था, मूली सच कह रहा था। अगर मूली ने जो कहा वह सच था तो जियो यान के पास वाकई उनसे कहीं ज्यादा ताकत थी। लेकिन ये बात बहुत अविश्वसनीय लग रही थी। रिपोर्ट। जब मूशे भौहें सिकोड़कर विचार कर रही थी, वुल्फ हेड मर्सेनरी कंपनी का एक सदस्य अचानक हॉल में आया और घुटनों के बल बैठकर मूशे को रिपोर्ट करने लगा। नेता, हमारी खुफिया जानकारी अभी अभी आई है। जियो यिक्सियन और एक आदमी किंगशान टाउन में घुस गए हैं और मायरीड मेडिसिन हॉल में वापस आ गए हैं। रिपोर्ट सुनने के बाद मूली की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी और उसने उत्साह से अपने पिता की ओर देखा। पिता, वह आदमी जियो यान ही होगा। उस गुप्त कमरे के खजाने उसके और जियो यिक्सियन के पास होने चाहिए। कृपया जल्दी से कार्रवाई करें। मूली की चिंताजनक उपस्थिति को देखते हुए मूशे की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की, अपना हाथ अपने चेहरे पर टिकाया और संदेशवाहक को जाने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया। संदेशवाहक के चले जाने के बाद मूशे ने धीरे से बात की। शांत हो जाओ मेरे बेटे। मूशे के शांत और स्थिर स्वर में निराशा की झलक थी। जियाओ यान की परवाह किए बिना चलो जियाओ यिक्सियन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि किंगशान टाउन में कितने भाड़े के सैनिक उसका समर्थन करते हैं? जियाओ यिक्सियन के पीछे बॉस याओ के समर्थन का उल्लेख नहीं करना।
अगर हम अभी उनके खिलाफ कार्रवाई करते तो वुल्फ हेड भाड़े की कंपनी सभी के तिरस्कार का लक्ष्य बन जाती। क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे ही ये शब्द मूशे के मुंह से निकले, उनके साथ एक हड्डियां कंपाने वाली हत्या की मंशा भी थी, जिससे मूरी चौंक गया और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, मैं तुम्हारी फटकार का हकदार हूँ। मैं बहुत अधीर था। चलो अभी इंतजार करते हैं। कम से कम हम अभी हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। मूशे ने धीरे से कहा, उसकी आंखों में चालाकी की झलक दिख रही थी। अगले कुछ दिनों के लिए किंगशान टाउन में अफवाहें फैलाने के लिए किसी की व्यवस्था करो। कहो कि तुम्हारी टीम ने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में एक गुफा की खोज की, लेकिन दयालु जियाओ यिक्सिन, जिसे हमारे साथ मुफ्त में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, ने खजाने के लिए हमारे लोगों को जहर दे दिया। तुम ही एकमात्र भाग्यशाली व्यक्ति थे जो जियाओ यिक्सिन के चंगुल से बच निकले। म्यूशे के शब्दों को सुनकर मूलिस की अभिव्यक्ति झिझकने लगी। इसलिए नहीं कि उसे संदेह था कि क्या ऐसी अफवाहें जियाओ यिक्सिन के लिए हानिकारक होंगी, बल्कि इसलिए कि उसे इन अफवाहों की प्रभावशीलता पर संदेह था। पिताजी, किंगशान टाउन में जियो यिक्सिन की अच्छी खासी प्रतिष्ठा है। अगर हम ऐसी अफवाहें फैलाएंगे तो कोई उन पर यकीन नहीं करेगा। हो सकता है कि लोग हमें नापसंद भी करने लगें। मूली ने बेचैनी से कहा। हालांकि किंगशान टाउन में भाड़े के सैनिक अक्सर जियो यिक्सिन के शरारती व्यवहार का मजाक उड़ाते थे, लेकिन कोई भी उससे नफरत नहीं करता था। कारण सरल था, जियो यिक्सिन ने कई बार उनकी जान बचाई थी और उसने जो शुल्क लिया वह उनकी सामर्थ्य के भीतर था। उसने अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए जीवन रक्षक उपायों का लाभ नहीं उठाया। जियो यिक्सिन के परोपकारी कार्यों के तहत भाड़े के सैनिकों ने उसके मजाक को मजाक से ज्यादा कुछ नहीं माना और किसी ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। भाड़े के सैनिकों के अलावा शहर के अन्य निवासियों के मन में भी जियो यिक्सिन के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बॉस याओ अक्सर अपनी चिकित्सा सेवाओं के लिए बहुत कम शुल्क लेते थे और जियो यिक्सिन कभी कभी ऐसा ही करते थे। निवासियों ने उनके प्रति सद्भावना जमा कर ली थी। मूली की बातें सुनकर मूशी और भी निराश हो गई। उसने आह भरी और असहायता के भाव से अपने माथे को सहलाया। क्या आपको दूसरों को यह बताना होगा कि जब आप अफवाहें फैलाते हैं तो हमने उन्हें गढ़ा है? मूशे के शब्दों ने मूली को अचानक एहसास कराया, लेकिन उसकी भौहें एक बार फिर सिकुड़ गईं। पिताजी, इसके बजाय जियाओ यान की प्रतिष्ठा को धूमिल क्यों नहीं किया जाता? जियाओ यिक्सिन के विपरीत वह एक बाहरी व्यक्ति है। शहरवासी उसे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें जियाओ यिक्सिन पर संदेह करने की तुलना में उस पर संदेह करने के लिए राजी करना आसान होगा। फिर अगर जियाओ यिक्सिन जियाओ यान के लिए स्पष्टीकरण देने के लिए आगे आता है, तो आपको क्या लगता है कि निवासी हमारी अफवाहों पर विश्वास करेंगे या जियाओ यिक्सिन पर? यह म्यूली अपने पिता के शब्दों से तुरंत चुप हो गया और उसका दिमाग आखिरकार साफ हो गया। क्या ये स्पष्ट नहीं था? अज्ञात अफवाहों और जियाओ यिक्सिन के अपने शब्दों के आधार पर शहरवासी निश्चित रूप से उस पर विश्वास करेंगे, जबकि जियाओ यान एक बाहरी व्यक्ति के रूप में बोलने के लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं रखता था। किंगशान टाउन में जियाओ यिक्सिन की प्रतिष्ठा उसे बचाने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। एक बार जब एक ही अफवाह का खंडन हो जाता है तो उसके बाद ये बेकार हो जाती है। अगर आप हमला करना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण जगह पर निशाना लगाएं। किसी को मारने के लिए आपको उस जगह पर वार करना चाहिए जहां चोट लगे और दूसरे पक्ष को जवाबी हमला करने का मौका न दें। मूशे की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, क्योंकि उसके जख्मी हाथ ने आंशिक रूप से उसके चेहरे को ढंक दिया था। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि निवासी अफवाहों पर विश्वास करेंगे या नहीं। आपको उन्हें विश्वास करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस उनके दिलों में जियाओ यिक्सिन के बारे में संदेह का बीज बोना है। बीज धीरे धीरे बढ़ेगा, जड़ पकड़ेगा और तब तक अंकुरित होगा जब तक कि यह एक अधिक विशाल वृक्ष न बन जाए। जब वह समय आएगा तो हमें बस इसे थोड़ा धक्का देने की जरूरत है। जियाओ यिक्सिन अवाक रह जाएगी और उसने जो प्रतिष्ठा बनाई है वह एक पल में ढह जाएगी। अध्याय 90, अपना भविष्य छीन लेना। किंगशान टाउन में सुबह सुबह माया रीड मेडिसिन हॉल के अंदर जियाओ यान बिस्तर से उठकर बैठ गया और आलस से खींच गया। उसे आराम महसूस हुआ और उसने एक संतोषजनक जम्हाई ली। कल बॉस याओ के साथ लेन देन पूरा करने के बाद वह बॉस याओ के सुझाव पर माया रीड मेडिसिन हॉल में रात भर रुकने के लिए सहमत हो गया था। ये देखते हुए कि दिन में पहले से ही देर हो चुकी थी, जियाओ यान ने मना नहीं किया और बॉस याओ द्वारा उसके लिए व्यवस्थित कमरे में सो गया। जियाओ यान बिस्तर से उतर गया और खिड़की के पास खड़ा हो गया, तेज धूप को देखते हुए और सुबह की ताजी हवा में सांस लेते हुए। वह अविश्वसनीय रूप से तरोताजा महसूस कर रहा था। अब जबकि जो कुछ भी करने की जरूरत थी वह हो चुका था, तो खेती के लिए वास्तव में बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश करने का समय आ गया था। हालांकि पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने से पहले उसे याओचेन द्वारा ऑर्डर की गई औषधीय सामग्री प्राप्त करनी थी। दस्तक दस्तक दस्तक। जियाओ यान, क्या तुम जाग रहे हो? दरवाजे के बाहर से एक नाजुक आवाज जियाओ यान के कानों तक पहुंची। वह तुरंत दरवाजा खोलने गया और उसे जियाओ यिक्सिन का प्यारा चेहरा दिखाई दिया। सुप्रभात। जियाओ यान ने उसे मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और जियाओ यिक्सिन के होंठ उसे देखकर एक सौम्य मुस्कान में बदल गए। सुप्रभात। जियाओ यिक्सिन ने मुड़कर नीचे की ओर कदम बढ़ाया। जियाओ यान को अपने पीछे आने का इशारा किया। नाश्ते के लिए नीचे आओ। जरूर, मैं फ्रेश होने के बाद तुम्हारे साथ आऊंगा। जियाओ यान ने सिर हिलाया और अपने कमरे में वापस जाकर साफ सफाई की। ये सुनिश्चित करने के बाद कि बिस्तर और कमरा व्यवस्थित है, वह कमरे से बाहर निकल गया और नीचे जाने से पहले धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने पर जियाओ यान ने तुरंत बॉस याओ को टेबल पर बैठे देखा। बॉस याओ ने भी जियाओ यान के कदमों की आवाज सुनी और अपना सिर घुमाया, मुस्कुराते हुए, और जियाओ यान को बैठने के लिए आमंत्रित किया। जियाओ यान, क्या तुमने कल रात अच्छी नींद ली? जैसे ही जियाओ यान बैठा, बॉस याओ ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए चिंता से पूछा। जियाओ यान ने जवाब में मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं बहुत आराम से सोया। बॉस याओ, मुझे आराम करने के लिए एक कमरा देने के लिए धन्यवाद। हे, यह मेरा सौभाग्य है। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। बॉस याओ ने अपना हाथ हल्के से हिलाया। उस पल जियाओ यिक्सिन नाश्ता लेकर आया और उसे बॉस याओ और जियाओ यान के सामने रख दिया। बॉस याओ ने फिर उन्हें खाना शुरू करने के लिए आमंत्रित किया। खाना शुरू करो, यह जियानिर ने खुद बनाया था। शहर के कई पुरुष चाहते हैं कि वे इसका स्वाद ले सकें, लेकिन वे नहीं ले सकते। बॉस याओ ने कहा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी प्लेट उठाई, वह अचानक रुक गया। उसने अपनी प्लेट में पेस्ट्री को देखा, फिर जियाओ यान के सामने रखी पेस्ट्री को देखा। एक नजर में यह स्पष्ट था कि जियाओ यान की प्लेट में ज्यादा विविधता थी और वह ज्यादा शानदार थी। जियानर। बॉस याओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसने अपनी प्लेट की ओर इशारा किया और जियाओ यिक्सिन को देखा। क्या मेरी प्लेट थोड़ी सादी है? क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? जियाओ यिक्सिन ने मुंह बनाया और बॉस याओ की प्लेट की ओर हाथ बढ़ाया।
अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो भूल जाओ। अरे अरे अरे, मैं खाऊंगा। किसने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा? बॉस याओ ने जल्दी से अपनी प्लेट को सुरक्षित किया और जियाओ यिक्सियन ने अपना नाश्ता लेने के लिए रसोई में लौटने से पहले हल्के से सूंघी। उसी पल जियाओ यान बोल पड़ी। बॉस याओ, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो चलो बदल लेते हैं। जियाओ यान ने अपनी प्लेट में रखी शानदार पेस्ट्री की ओर इशारा किया। बॉस याओ ने जियाओ यान की ओर देखा, फिर रसोई की ओर और तुरंत मना कर दिया। कोई बात नहीं, तुम अपना खाओ। अगर मैं तुम्हारा खाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि जियानर मुझसे कैसे नाराज होगा। जियाओ यान ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। उसने बस यही सोचा कि जियाओ यिक्सियन अपने मेहमानों के साथ ज्यादा सावधानी से पेश आती है और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। जब जियाओ यिक्सियन अपना नाश्ता लेकर मेज पर आए और बैठ गई तो वे तीनों खाने लगे। हैरानी की बात है कि जियाओ यान ने कल रात से कुछ नहीं खाया था और वह बहुत ज्यादा कामों में भी लगा हुआ था। वह वास्तव में बहुत भूखा था, इसलिए उसने उत्साह के साथ अपना नाश्ता खाया। क्या ये स्वादिष्ट है? जैसे ही जियाओ यान अपने खाने का आनंद ले रहा था, जियाओ यिक्सियन ने अचानक पूछा। बिना ज्यादा सोचे जियाओ यान ने जवाब में सिर हिला दिया। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। जियाओ यान झूठ नहीं बोलेगा। जियाओ यिक्सियन द्वारा बनाई गई पेस्ट्री वास्तव में स्वादिष्ट थी, खासकर यूजी द्वारा बनाए गए भुने हुए मांस की तुलना में। उनका स्वाद और भी बेहतर था। क्या ऐसा है टिल्ड? जियाओ यान का जवाब सुनकर जियाओ यिक्सियन के होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। उसने नाश्ता करने की जल्दी नहीं की, बल्कि अपनी खूबसूरत थोड़ी पर अपना नाजुक हाथ रखा और चुपचाप जियाओ यान को अपना खाना खाते हुए देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग होने का संकेत था। ये दृश्य बॉस याओ ने भी देखा, जो प्रसन्न और दोषी दोनों महसूस कर रहा था। हालांकि उसने जियाओ यान के साथ केवल एक दिन बिताया था, बॉस याओ को पहले से ही जियाओ यान के चरित्र की स्पष्ट समझ हो गई थी। जियाओ यिक्सियन के साथ ऐसे व्यक्ति के होने से उसे पूरी तरह से सहज महसूस हुआ। हालांकि जियाओ यान के लिए ये निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। खांसी खांसी खांसी। अचानक बॉस याओ, जो खा रहा था, अपना मुंह ढांकते हुए जोर से खांसने लगा। उसका रंग खराब हो गया, जिससे जियाओ यान और जियाओ यिक्सियन दोनों चौंक गए। जियाओ यिक्सियन ने तुरंत अपनी चिंता व्यक्त की। बॉस याओ, क्या तुम ठीक हो? आह, मैं ठीक हूँ। शायद कल रात गलती से मुझे सर्दी लग गई। बॉस याओ ने हंसते हुए हाथ हिलाया, फिर खड़ा हो गया। तुम दोनों खाओ और खाओ, मैं कुछ दवाई ढूंढने जा रहा हूँ। बॉस याओ के जाते हुए चेहरे को देखकर जियाओ यिक्सियन की आंखें चिंता से भर गई थीं। जब वह बहुत छोटी थी, बॉस याओ ने उसे तब अपने साथ ले लिया था जब उसे जीवित नहीं रहना चाहिए था। अब तक उसे बहुत सावधानी से पाला है। हालांकि वह हमेशा उसे बॉस याओ कहती थी, लेकिन उसके दिल में जियाओ यिक्सियन ने उसे लंबे समय से अपना जैविक पिता माना था। दूसरी ओर जियाओ यान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उस जगह को ध्यान से देखा जहां बॉस याओ गया था। उसे लग रहा था कि बॉस याओ कुछ दबा रहा है। यह एहसास जियाओ यान के लिए बहुत जाना पहचाना था। उस समय जब उसने अपनी डुक्यूई खो दी थी और हर कोई उसे सांत्वना दे रहा था, उसने भी दिखावा किया कि सब कुछ ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे बॉस याओ अब कर रहा था। लेकिन वास्तव में उस अवधि के दौरान जियाओ यान का दिल सच में टूट गया था। अगर जुनैर और अन्य लोग जो हमेशा उसके साथ थे न होते तो शायद वह टिक नहीं पाता। फार्मेसी में प्रवेश करते हुए जियाओ यिक्सियन और जियाओ यान की नजरों से दूर बॉस याओ अब और नहीं टिक सका। वह दरवाजे के सहारे झुक गया, सांस फूल रही थी, उसके माथे पर सेम के आकार का पसीना जम रहा था और उसके कंधे बेकाबू होकर कांप रहे थे। ये और भी बुरा होता जा रहा है। बॉस याओ ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली, चाहे उसमें कितनी भी गोलियां बची हों, और उन सभी को एक ही घूंट में निगल लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बॉस याओ का रंग धीरे धीरे सुधरता गया। अपनी हथेली में खून को देखते हुए वह फुसफुसाया, मुझे पोटेंसी बढ़ाने की जरूरत है NO12B उस पल बॉस याओ के दिमाग में वह समय कौंधा जब उसने 12 साल पहले जियाओ यिक्सियन को पहली बार देखा था, उसके दयनीय और आंसुओं से भरे चेहरे के साथ। उसका दिल बहुत दुख रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। हे भगवान, तुम इस बेचारे बच्चे के साथ थोड़ा नरमी से पेश नहीं आ सकते, शियानर? बॉस याओ ने अपने दिल में विलाप किया। शियाओ यान के प्रति भारी अपराध बोध महसूस किया, लेकिन साथ ही उसने एक दृढ़ निर्णय भी लिया। मुझे माफ कर दो शियाओ यान, मेरे छोटे भाई। इसे मेरे जीवन का एकमात्र अनुरोध मानो। भले ही यह अनुरोध बेहद स्वार्थी और घृणित हो, मुझे इसे पूरा करना ही होगा। भले ही इसका मतलब तुम्हारा भविष्य छीनना हो।